अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। मैं हूं महक असलम। प्रोग्राम में खुशामदीद। तो जनाब, हम रोजाना अपने प्रोग्राम में बहुत सारे मसलों पर बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं। आज हम प्रोग्राम का आगाज़ जिस बात से करने जा रहे हैं, जिस मसले से करने जा रहे हैं, उसने पूरे खित्ते को अपने घेरे में लिया हुआ है। वो है मसला कश्मीर। अगर यानी महक हम ये कह सकते हैं कि हम जो बात करते हैं तो आज उस पर फोकस है कि बात करने से ही बात बनती है। एग्जैक्टली। और यही हमारे वजीर आजम भी कह रहे हैं। अगर कश्मीर का मसला डायलॉग से हल हो जाए तो सारा खित्ता बदल जाएगा, ऐसा कहना है वजीर आजम इमरान खान का। लेकिन उन्होंने इस बार ये वाज़ेह कर दिया कि इस बार कदम भारत को बढ़ाना होगा। 5 अगस्त को जो भारत ने किया, उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सकते। वजीर आजम ने वाज़ेह तौर पे कह दिया। याद रहे कि वजीर आजम ने जब ये मनसब संभाला था तो उन्होंने कहा था कि डायलॉग के जरिए, टेबल टॉक के जरिए हम बहुत सारे मसलों को हल कर सकते हैं। 12 हमने भारत को पेशकश भी की, लेकिन भारत ने जो है इसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन इस बार हमने फिर से क्लियर कर दिया, जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने कदम उठाया था, वो कदम उसे वापस लेना होगा। उसके बाद ही बात होगी। यानी बॉल भारत के कोर्ट में है। खित्ते का अमन अगर बहाल होगा, उसके लिए भारत को पहल करनी होगी। हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, चूंकि कोर इशू को हल करना ये हमारी तरजीहात में है। इमरान खान साहब ने क्या कहा इससे मुताल्लिक आपको। ये होता है विजन जब आवाम का सोचा जाए। ये होता है विजन जब फ्यूचर को इस तरीके से फोर्स किया जाए कि जब कोर इशू हल होगा तो ही आवाम की फलाह व बहबूद की जानिब हम फोकस कर पाएंगे। चूँकि इस वक्त हम देखते हैं पूरी दुनिया में मामलात किस तरफ को जा रहे हैं। जस्ट ड्यू टू कोविड हमारे हेल्थ इश्यूज़ एंड जस्ट ड्यू टू कोविड जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, ये सारे एड्रेस करना प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन प्रायोरिटी ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी तक अपने कोर इश्यूज़ में उलझे हुए हैं, उनको हल करना होगा। और जैसे कि वज़ीर आज़म के साथ साथ DGISP भी बारहा कह चुके हैं कि हमारी अमन की कोशिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। तो भारत को अगर हम बार बार अमन का पैगाम देते हैं तो हम इसलिए देते हैं सर कि जनाब खित्ते का अमन बहाल रहे। हमसाया ममालिक, जब आपका हमसाया ममालिक से ताल्लुकात अच्छे होंगे तो यकीनन आपका खित्ता बेहतर होगा, तरक्की की जानिब गामजन होगा। और बारहा इस चीज़ पे बात भी इसीलिए हो चुकी है कि अगर भारत पहल करता है, क्योंकि पाकिस्तान तो पहल तो करता ही रहता है, हमेशा कहता है कि जी बैठ जाएं, टेबल टॉक कर लें, डायलॉग के जरिए बातचीत हल कर लें। लेकिन अब जैसे कि आपने भी कहा कि जो बॉल है वो भारत की कोर्ट में। अब देखना ये है कि जनाब भारतीय वजीर आजम जो इससे मुतालिक क्या स्टेप लेते हैं, कुछ कर भी पाते हैं या फिर सिर्फ जो वो कहते हैं ना कि बड़े मुल्क के छोटे वजीर आजम और छोटी सोच वाले। तो देखते हैं कि क्या लेट्स सी क्या होता है इसमें। चूंकि इंटरनेशनल इदारों का और दीगर ममालिक का भी अहम रोल हो सकता है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। लेट्स टॉक अबाउट कोविड-19 और इससे बचाव की जो वैक्सीन है, जो कि पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है इस वक्त मौजूद है और लगाई जा रही है। साइनोफार्म वैक्सीन शहरी धड़ाधड़ लगवा रहे हैं, चूंकि सीनियर सिटीजन्स को इस वक्त ये वैक्सीन लगाई जा रही है, 60 प्लस जिनकी एज है। और कल एक मामला इस तरह से रिपोर्ट हुआ कि एक 100 प्लस उनकी उम्र थी। वो वैक्सीन लगवाने जब पहुंचे तो पहले ज़रा पूछा गया कि लगता नहीं है कि 100 साल शख्स हैं। फिर ID कार्ड देखने के बाद मालूम है वाकई 100 साल शख्स हैं। इसराइल अहमद इनका नाम है। इनके टेस्ट हुए, ब्लड प्रेशर चेक किया गया, शुगर टेस्ट हुई और जो 7 दीगर टेस्ट थे वो किए गए। तकरीबन 30 मिनट्स तक इनको वैक्सीन देने के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा गया। दैट्स द प्रोटोकॉल, क्योंकि रखा जाता है। इसी तरह से हमारे कुछ आर्टिस्ट बुशरा अंसारी हों, खालिद अनम साहब हों, ये भी वहाँ पर पहुँचे, कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन भी लगवाई और लोगों को मैसेज भी दिया कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना एक वबा है और जिसकी एहतियात में शफा है। और हमने एहतियात तो करनी है और साथ साथ वैक्सीन से मुतालिक भी आज हम बात कर रहे हैं जी। और जब बड़ों को वैक्सीन लग रही तो बच्चे क्यों पीछे रहे? कोरोना वायरस से बच्चों को महफूज रखने के लिए तैयार की जाने वाली वैक्सीन का अमेरिका और कनाडा में ट्रायल शुरू हो गया है। क्योंकि हम ये खबरें देख रहे थे कि बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। वालिदैन अगर ये सोचते हैं कि बच्चे मुतासर नहीं हो रहे तो ये गलत है। वैक्सीन अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने तैयार की है। ट्रायल के पहले मरहले में 6750 बच्चों को शामिल किया गया है जिन्हें ये वैक्सीन लगेगी। चलें जी, जब हम बात वैक्सीन की कर रहे हैं तो ऐसे में हम ये भी जरा जिक्र कर लेते हैं कि इन एक्चुअल आज स्टैट्स क्या बता रहे हैं। कोविड-19 की तीसरी लग रहा है कि जानलेवा साबित हो रही है। कोरोना बेकाबू हो रहा है। कोरोना से 24 घंटे में मजीद 61 अफराद की जान चली गई है। अमवात की मजमुई तादाद 13,717 हो गई है। मुल्क में 24 घंटे में 44,377 टेस्ट किए गए और NCOC के मुताबिक 3,495 नए केसेस रिपोर्ट में। कल ये तादाद 2,2300 के दरमियान थी और उससे पहले भी हम यही तरह देखते आ रहे हैं, लेकिन अचानक से 1000 प्लस का इजाफा हुआ है। दैट शोज
कोरोना बेकाबू हो रहा है। इसका मतलब क्या है? एहतियात का दामन हाथ से छोड़ रहे हैं। बेशक वैक्सीन लग रही है, लेकिन फिर भी हम एहतियात नहीं कर रहे, और कोरोना की ये तीसरी लहर दूसरी लहर की निस्बत हमें लग रहा है कि ज़्यादा तेज़ी से इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब तक सामने आने वाले कोरोना केसेस 6,15,810 हो चुके हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 24,592 है। द बॉटम लाइन इज कि जो कोरोना का ग्राफ ऊपर जा रहा है, जो राइज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बेएहतियाती हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। और अवाम की बेएहतियाती की वजह से ये जो ग्राफ है ये ऊपर जा रहा है, तो एहतियात आप करें ताकि ये आपकी कोशिशों की वजह से नीचे है, क्योंकि हमने देखा कि पहली लहर में किस तरह से एहतियात बढ़ती गई। तो जनाब, कोरोना की तीसरी लहर है और जिसकी आदाद शुमार इस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अमवात की मजमूई तादाद की अगर बात की जाए तो 13,717 हो गई है, जबकि मुल्क भर में 24 घंटे में 44,377 टेस्ट किए गए हैं। और NCOC ये बता रहे हैं कि 3,495 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में अब तक सामने आने वाले कोरोना केसेस 6,15,810 हो गए हैं और एक्टिव केसेस की तादाद 24,592 हो चुकी है। यानी कि अगर अवाम एहतियात करेगी तो यकीनन ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। बिल्कुल जी। जब हम बात कर रहे हैं कोरोना केसेस के बढ़ने से मुतालिक, तो इसके साथ साथ बात हम ये भी कर लेते हैं कि चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त वैक्सीन मौजूद है, वैक्सीन लगाई जा रही है, और जिस तरह हमने पहले जिक्र किया, सीनियर सिटीजन्स को इस वक्त वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तीसरी खेप साइनोफार्म वैक्सीन की पाकिस्तान पहुंची है। 5 लाख वैक्सीन की डोजेस चीन की तरफ से अतिया की गई हैं, और पहले भी चीन पाकिस्तान को 10 लाख वैक्सीन बतौर अतिया फराहम कर चुका है। वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान चीन से कैंसाइनो बायो खरीदेगा, क्योंकि इसके ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए हैं। कुछ मुआहदे हमारे उससे मुतालिक हैं, बट अभी वो वैक्सीन पाकिस्तान नहीं पहुंची, वो ट्रायल में तो यहाँ पर मौजूद थी। चीनी कंपनी से खरीदारी के लिए बातचीत हतमी मराहिल में है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, आपको भी कल वैक्सीन लगी? नहीं जी, मुझे कुछ दिन हो गए लगी। सेकंड डोज? 3 दिन हो गए। तो वो सेकंड डोज थी सर? ये सेकंड डोज थी जी। राइट सर, ग्रेट। सेकंड डोज। ग्रेट सर, मुझे थोड़ा सा प्लीज प्लान बताइएगा कि इस वक्त NCOC में क्या डिस्कस हो रहा है, चूंकि हम ये समझ पाए थे कुछ दिन पहले कि शायद ऐसा मामला ज़ेरे बहस है कि जो सीनियर सिटीजन्स को लग रही है, उसके बाद शायद एक ऐसा प्लान सामने लेकर आएंगे कि उन शहरों को सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई जाए जिनका कांटेक्ट लोगों से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, जो पोस्टल सर्विस से मुंसलिक हैं, जो ग्रॉसरी स्टोर पर तैनात होते हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, जिनका कांटेक्ट ज़्यादा है, उनको लगाई जाए। क्या ऐसा कोई प्लान मुरतब हो चुका है सर? देखिए जी, इस वक्त जो सबसे अहम फोकस है वो ये है कि हम वैक्सीन को एज के मुताबिक ऊपर से शुरू करके और बतदरीज नीचे लाते जाएं। किसी एक पॉइंट के बाद जब हम सीनियर सिटीजन्स की एक वाज़ेह तादाद को वैक्सीनेट कर चुके होंगे, तो फिर जो अगला मरहला है उसमें कुछ थोड़ी सी सेक्टर वाइज हम कंसिडर कर सकते हैं कि जहां कांटेक्ट ज़्यादा है उनको वैक्सीनेट किया जाए। लेकिन अभी तक जो है, अभी चूंकि जो इवन सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी एक वाज़ेह तादाद जो है, वैसे तो वो लाखों में जा रही है अब, लेकिन ये है कि कम से कम इतनी उसकी परसेंटेज हो जाए कि हमें कंफर्ट हो जाए कि फिर हम अगला मरहला खोल सकें। तो अभी ऐसी बात नहीं। अभी तो हमने कहा है कि 70 से ऊपर साल के जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, उनको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, वो वॉक इन करके लगवा लें। यानी 70 प्लस जो है वो वॉक इन करके लगवा रहे हैं आने वाले दिन और हफ्तों में। ठीक, यानी 70 प्लस जो है वो कहीं पर भी 70 साल से ज्यादा। जी 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 जी, ऐसे ही है। ऐसे अगर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है तो उनको उसका कोड की जरूरत नहीं, वो जाके बराह रास्त वॉक इन करके यानी खुद पहुंच के बगैर किसी अपॉइंटमेंट के वो लगवा सकते हैं। और जो 60 से 70 तक के उम्र के अफराद हैं, वो रजिस्ट्रेशन के बाद जो वक्त दिया जाए उसी पर जाएंगे, या उनको भी कहीं ना कहीं वॉक इन फैसिलिटेट किया जा रहा है? अभी कोशिश ये है कि जी 60 से 70 वाले जो हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया जा रहा है, वो अपनी अपॉइंटमेंट या वो कोड के मुताबिक ही जाएं। इसका मकसद ये है कि एक जगह में बेवजह भगदड़ या रश ना हो। आपने देखा कई जगह बड़े अच्छे इंतजाम भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कई दफ़ा रश हो जाता है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि पाकिस्तान में वैक्सीन की कुल कितनी तादाद अभी मौजूद है? रोजाना की बुनियादों पर कितनी वैक्सीन लगवाई जा रही है? इसकी जो वैक्सीन का डेली नंबर है ये अच्छा राइज किया है। शुरू में तो आपको याद है कि जब हेल्थ केयर वर्कर्स ये फ्रंट लाइन से शुरू किया था तो दिन में 1000, 1200, 1500 की तादाद थी, लेकिन इस वक्त यानी ये 25, 30, 40 हज़ार
तक भी इसको टच किया है, इसकी डेली वैक्सीनेशन। यानी हम कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 30 से 40 हज़ार वैक्सीन डेली बेसिस पर लगाई जा रही है। अप्रॉक्सीमेटली कुछ दिनों में इसी तरह की फिगर्स टच की हैं, इससे भी ज़्यादा गई हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ जहन में रखने की है वो ये कि इस वैक्सीन को हम साथ साथ फराहम करने की जो सारी तगदो है वो भी जारी है। कल 5 लाख वैक्सीन और आई जिसका आपने जिक्र किया, और वो आज तमाम प्रोविंसेस को डिस्पैच कर दी गई, बल्कि कल ही कर दी गई थी। सर इस वक्त टोटल इससे मकसद ये है, क्योंकि पहले खेप आई, फिर एक और खेप आई और तीसरी खेप आई, टोटल वैक्सीन अब तक पाकिस्तान को कितनी मिल चुकी है साइनोफार्म की? 1.5 मिलियन मिल चुकी है, जिसमें से 1.25 मिलियन जो है हमने इस्तेमाल, यानी जो कि इस वक्त इस्तेमाल के अंदर है। 5 लाख ये जो लेटेस्ट है उसमें से वो टोटल कर लें, सो 1.2 मिलियन जो है अप्रॉक्सीमेटली टोटल डोजेज आ चुकी हैं। लेकिन ये जहन में रहे कि ये वो वैक्सीन है जिसकी 2 डोजेज हैं, तो जाहिर है हम हर जिस शहरी को लग चुकी है उसके लिए उसकी सेकंड डोज हम संभाल कर रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी वाज़ेह कर दें कि दूसरा मरहला कब शुरू होगा वैक्सीन का? मैं समझता हूं कि जी जैसे ही वैक्सीन की मज़ीद फराहमी हो जाती है और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी एक सर्टन तादाद जो है वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, ख़ासतौर पे जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, जिन्होंने पहल की है, वो आगे आए हैं। अगर हम उनकी एक अच्छी प्रोपोर्शन को वैक्सीनेट कर लें तो फिर अगला मरहला खोलने में हमें कोई तौक़ुफ़ नहीं होगा। ठीक, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जो असद उमर साहब ने भी शेयर किया, सबसे पहले कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से आने वाली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से मुतालिक जो मार्च हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस वैक्सीन को, कोई डेट क्या इस वक्त दी जा सकती है? कोई बातचीत हो रही है? कुछ मालूम हुआ है कब आ रही है एस्ट्राजेनेका? जी बिल्कुल, उसके बारे में बड़ी एक्टिवली हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। उसमें थोड़ी सी ताख़ीर हुई, जैसे आपने नोटिस किया। शुरू में ख्याल था कि मार्च के शुरू में शायद ये आ जाए, अब वक्त आ गया, लेकिन हमें उम्मीद है कि चंद दिनों में उसकी फराहमी भी हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि उससे भी जो है ख़ासी ज़्यादा जो तादाद है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की वो होगी, और उसके ज़रिए फिर वैक्सीन को ज़रा अगले मरहले तक ले जाना ज़्यादा और आसान हो जाएगा। अच्छा, और डॉक्टर साहब जैसे हम, लेकिन अभी एक क्लियर डेट नहीं है। अच्छा ठीक, जैसे आप अगला मरहला भी कह रहे हैं, तो इस मरहले में जिनको वैक्सीन लगेगी, क्या उनकी जो एज है वो डिफरेंट होगी? यानी जो 60 से नीचे वाले हैं उसमें ये शामिल हो पाएंगे? मैं समझता हूँ जी कि अगर वैक्सीन की लगातार फराहमी चलती रहे, जैसे कि हमें उम्मीद है और जिसकी हम सारी प्लानिंग कर रहे हैं, और इसके लिए आपने जैसे बताया कि परचेज़ के लिए भी एफर्ट्स सारी तकरीबन आखिरी मराहल में हैं, तो इंशाल्लाह ये जो अगली एज है, आप कह सकते हैं मिसाल के तौर पे 50 से 60 वाली जो एज रेंज है वो अगली होगी। और मुझे उम्मीद है कि ये आइंदा आने वाले हफ्तों में मुमकिन है अप्रैल के दौरान ये मरहला आ जाए कि हम एज का ब्रैकेट फर्दर नीचे। ठीक सर, ज़ाहिर है ये तो एक ब्रॉड प्लान है, लेकिन क्या सूबों के हवाले से प्लान्स मुख्तलिफ हैं? चूँकि 2 रोज़ पहले सिंध हुकूमत की तरफ से कहा गया कि नेक्स्ट प्लान है कि 18+ को अब वैक्सीन लगाई जाएगी, तो हम ये समझें कि शायद सिंध में ऐसे हालात हैं कि सीनियर सिटीजन्स, उनको ये लग रहा है कि उनकी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को वो लगाई जा रही है और लगाई जाएगी थोड़े दिनों में, और फिर 18+ को वो स्टार्ट कर देंगे वेरी नियर, वेरी सून। मुझे नहीं ख्याल कि ये वेरी सून हो सकता है। ओके। ये इसमें उस मरहले में अभी कुछ अर्सा बाकी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अभी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में आई थिंक अगले चंद दिनों में वो स्टेज पे पहुँच रहे हैं कि वो 18 से ऊपर वाले सबको कर रहे हैं, और उनकी वैक्सीनेशन हमसे महीना पहले शुरू हो गई थी, 1.5 महीना तकरीबन पहले। और इवन जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जहाँ वैक्सीन की बहुत ज़्यादा तादाद है, एक्सेप्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, इवन वहाँ अभी वो 18 वाली जो सिचुएशन है वो नहीं आई। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम स्कूल्स की बात कर लें तो प्लीज़ ज़रा इससे मुतालिक भी वाज़ेह कर दें कि जैसे कोविड की कोरोना वायरस जो लोगों को मुतासर कर रहा है उसकी रेशो बढ़ रही है, तो इस मामले पे क्या स्कूल्स को मुकम्मल तौर पे बंद करने के हवाले से कोई बातचीत सामने आई, स्पेशली सिंध में? क्योंकि पंजाब में तो हो गया, लेकिन सिंध में ये मामला अभी भी ज़ेरे बहस है। अच्छा, ये उसकी मंतकी वजह है कि पंजाब में क्यों हुआ और सिंध में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस वक्त जो बीमारी की शरह और उसकी तेज़ी है वो पंजाब में ज़्यादा है। तो इसलिए पंजाब में और ख़ास तौर पे जो बड़े कुछ शहर हैं 8-9,
उनकी तरफ तवज्जो ज़्यादा करनी ज़रूरी थी, ताकि जहाँ ज़्यादा मसला हो ज़ाहिर है वहीं क्लोजर करने की ज़रूरत थी। इसके बरक्स सिंध में थोड़े से आदाद शुमार अभी तक बेहतर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको लगातार गौर से देखने की ज़रूरत है कि अगर किसी पॉइंट पे एक्शन वहाँ करना हो तो वहाँ भी किया जाए। लेकिन वो वहाँ के जो सेहत के हुकाम है उसको लगातार देख रहे हैं, हम उनसे राब्ते में भी हैं। सर मैं थोड़ा सा इसलिए डिफ़र करूँगा इससे क्योंकि आप कह रहे हैं सिंध में हालात बेहतर हैं। सर जो NCOC में डिस्कस हुआ जब पंजाब के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मामला तो उठाए गए कि वहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, स्कूल्स को बंद करना होगा। सर तो जब हमने इससे मतलब सिंध में बात की, मेरे पास क्योंकि ज़ाहिर है वो इस वक्त पेपर भी मौजूद है कि जिसमें सिर्फ अगर मैं कराची की बात करूँ सर, कराची सेंट्रल में जो तालीमी इदारों में टेस्ट किए गए हैं सर, उसमें जो पॉजिटिविटी की रेशो आ रही है वो 16.6% है सर। ये सिर्फ स्कूल्स की रेशो है सर, ये तो अलार्मिंग है। ये अब नंबर्स की अगर हम बात है, नंबर्स डजंट लाई सर। मैं मजबूरी प्रोविंस वाइज ये सिंध कराची के हिसाब से बात कर रहा था। सो मिसाल आपको देता हूँ कि जैसे पहली या दूसरी लहर में एक पॉइंट था, जबकि दूसरी लहर के बीच में ये जब सेकेंड वेव आई उसके बाद एक थोड़ा सा उसके अंदर भी थोड़ी सी इंक्रीज हल्की सी आई थी, तो उस स्टेज के ऊपर जो तादाद कराची से फॉर एग्जाम्पल आ रही थी केसेस की वो ज़्यादा थी, और इसके बनिस्बत पंजाब के लाहौर के फॉर एग्जांपल इस वक्त वो सिचुएशन उलट है। इसका जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन देखिए ये एक मुल्क है, हमारा आपस में ट्रैवल चलता है और एक जगह एक तरह का हमारा सिस्टम है। अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे होता भी है तो हमने क्या नोट किया, हमेशा देखा है इसमें कि इवेंचुअली ये बीमारी सारे बड़े शहरों में यकसां तौर पर फैल जाती है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसको एहतियात करने की ज़रूरत है, और अगर कोई ऐसा स्कूल डिस्ट्रिक्ट हो तो हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि उस स्कूल को, उस इदारे को बंद किया जाए। सर एक्चुअली इसमें कन्फ्यूजन इस तरह से हो गई कि जब स्कूल्स बंद करने का फैसला हुआ पंजाब के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, उसके बाद ये कहा गया कि सिंध में तो चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन जब ये डॉक्यूमेंट सामने आए तो मालूम ये हुआ कि जो टेस्ट हुए हैं सिंध के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, स्पेशली अगर मैं कराची सेंट्रल की बात करूँ तो वहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। दैट लुक्स लाइक अ हॉट स्पॉट ऑफ कोविड-19। सर क्या NCOC में ये बात रिसेंटली डिस्कस हुई या फेडरल गवर्नमेंट ये बात कर रही है सिंध हुकूमत से कि अगर सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि 16.6% ट्रांसमिशन रेट ये बहुत ज़्यादा है, क्या ये एजेंडा का टॉकिंग पॉइंट है कि इसको अब सीरियस लेना होगा? और ये स्कूल क्योंकि ज़ाहिर है जब स्कूल खुलता है तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, इट्स नॉट जस्ट स्टूडेंट और अ टीचर, वो ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट भी इन्वॉल्व होती है, बहुत से और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो क्या ऐसी बात डिस्कस हो रही है कि एट दिस पॉइंट कोविड-19 की जो 3rd लेयर इस वक्त पाकिस्तान में वेव, उसको कंट्रोल करने के लिए ये मुश्किल फैसला लेना होगा, ये स्कूल्स को बंद करना होगा शायद 2 वीक्स के लिए? ऐसे है जी कि हर मुश्किल फ़ैसला हम लेने को तैयार होते हैं, उसके बारे में सोच करने को तैयार होते हैं, और अमूमी तौर पे आपको बता सकता हूँ, स्पेसिफिक्स में जाना शायद इतना मुनासिब ना हो, क्योंकि वो कोई इंडिविजुअल जगह उस तरह से वो टारगेट हो जाती है। नहीं, हर वो जगह जहाँ की परसेंटेज पॉजिटिविटी बढ़ रही हो, केसेस बढ़ रहे हों, वो लोकलाइज लॉकडाउन शटडाउन के लिए कैंडिडेट रहती है। सर इसके लिए कोई पैरामीटर तय किया है कि अच्छा 5% पॉजिटिविटी रेशो होगा तो बंद करेंगे, 10 होगा तो बंद करेंगे, वो क्या पैरामीटर है? देखिए जो इंडिविजुअल स्कूल्स के लिए तो बड़ा वाजे था। एक क्लास में एक केस जो था उसके ऊपर भी ट्रिगर बताया हुआ था, जब 2-3 केसेस हो जाएं एक ही क्लास में तो फिर वो स्कूल के ऊपर उसका किस तरह से इतलाक होता था, ये लिखी लिखाई इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी लोकल फ्लेक्सिबिलिटी हम देते हैं, लेकिन वो लिखी हुई सेट इंस्ट्रक्शन, सेट रूल्स हैं, उसको फॉलो करना ज़ाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। बस एक और मुझे बात बता दीजिएगा सर कि आप सेटिस्फाइड हैं प्रोविंशियल सेटअप्स में होने वाले टेस्टिंग कैपेसिटी को, जो डेली बेसिस पर टेस्ट हो रहे हैं? क्योंकि पंजाब में 20-24 हज़ार टेस्ट हो रहे हैं, सिंध में 8 हज़ार हो रहे हैं, तो आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट वी आर डूइंग विद द टेस्टिंग? अच्छा देखिए, एक मरहला था, एक स्टेज ऐसी थी कि ये बिल्कुल उलट था मामला, वहाँ ज़्यादा होते थे, उधर कम होते थे। किसी हद तक जो टेस्ट है ना जी, वो बीमारी का थर्मामीटर है। जहाँ टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं उसका ये पता चल जाता है कि एक डिमांड है, एक एक्सपेक्टेशन है, लोग आ रहे हैं, सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो किसी हद तक उस अच्छा ऊपर से फिर जब हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं तो हर एक आने वाला जो पॉजिटिव टेस्ट है उसके फर्दर चंद पॉजिटिव टेस्ट और आ जाते हैं कि जब उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम करते हैं, तो जहाँ हॉट स्पॉट होता है ना, जहाँ वाकई बीमारी का फुल जोर होता है, ऑटोमेटिकली वहाँ टेस्ट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो सेटिस्फाइड का जहाँ तक ताल्लुक है, सच बताऊं कि ये टेस्ट ऐसी चीज़ है कि जितने ज़्यादा हों उतना ही बेहतरी स्टेटिस्टिकल एक्यूरेसी में होने वाले डेली टेस्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल मेरे ख्याल से कि जो इस वक्त टेस्ट हो रहे हैं वो उनकी बीमारी
के लेवल के मुताबिक हो रहे हैं। कोई ऐसा हम सेट नंबर कभी भी डायल नहीं करते कि इतने ज्यादा करने हैं, इतने कम करने हैं। हमेशा थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। साथ मौजूद थे टेस्टिंग से मुतालिक और वैक्सीनेशन से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, उनकी अहलिया समीना अलवी साहिबा, और जिस तरह अभी हम डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की बात करते हैं, उन्होंने सेकंड जो डोज़ है ये लगवा ली है। इस्लामाबाद में जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं, या कि कुछ ऐसे भी हैं जो कि घबरा रहे हैं, अभी भी एक वो रिफ्यूज़ल वाला मामला है, और तरीक़ेकार इख्तियार जो किया जा रहा है उससे मुताल्लिक हमने सोचा कि ज़रा आगाही आज दी जाए। हमारी नुमाइंदा अरहम खान ने रिपोर्ट तैयार की है कि इस्लामाबाद के बुजुर्ग शहरी कैसे वैक्सीन सेंटर जा सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। दूसरे मरहले में 60 साल और ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल मुल्क भर में शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं पोली क्लिनिक के वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूँ और इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 15 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ बुजुर्ग अफराद जा सकते हैं और वैक्सीन लगा सकते हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं और बुजुर्ग अफराद से जानेंगे कि जो अभाम पाए जाते हैं कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए उसमें कितनी सदाकत है, और वो यहाँ पर जब आए और वैक्सीन लगी तो उसके बाद उन्होंने क्या महसूस किया, आइए जानते हैं। कोरोना वबा है, एहतियात में शिफा है। वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर अपना नाम फहरिस्त में लिखवाएं, टोकन पाएं, फिर इंतजार गाह में बैठ जाएं। टोकन नंबर के मुताबिक अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाएं और कोरोना के खौफ से निजात पाएं। कोरोना वैक्सीन के लिए पॉलीक्लिनिक वैक्सीनेशन सेंटर में आने वाले बुजुर्ग इंतजामात से कितने मुतमईन हैं, इन्हीं की ज़बानी जान लीजिए। आज हम यहाँ बड़ा अच्छा इंतजाम है माशाल्लाह, और हमें बैठने के लिए अच्छे इंतजाम मिला। उसके बाद कॉल किया और अंदर बड़ा अच्छा हाइजीनिक इंतजाम किया हुआ है। सब एक सेफ्टी मेजर है, इसको सबको करना चाहिए, और जो बल्कि माउथ टू माउथ लोगों को बताना चाहिए कि आप जाके लगवाएं, और तरीके का जिनको नहीं पता बताना चाहिए। उन्होंने चेक किया मेरे नाम और मेरे शनाख्ती कार्ड के नंबर पर, और फिर मुझे अंदर ले गए और वैक्सीन मुझे लगा दी। अब मुझे हिदायत कर दी है उन्होंने कि आप 3 हफ्ते के बाद दोबारा आए। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले बुजुर्ग शहरियों ने दीगर अफराद को वैक्सीनेशन का तरीकाकार और इसके फवायद भी बता दिए। मैंने अपना ID कार्ड नंबर SMS किया था 1166 पे, तो वहाँ से बड़ा फौरी मुझे रिप्लाई आया कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, कोड मुझे अलॉट हो गया, और फिर नेक्स्ट डे मुझे दूसरा मैसेज आया। उसको देखते हुए हम यहाँ आए। पार्टी टीके तो जरूरी है, हुकूमत का अच्छा काम है, हुकूमत को शाबाश देनी चाहिए कि वो इतना मखलूक के लिए वो ले रहे हैं। चाइना भी हमारा दोस्त मुल्क है, अच्छा मुल्क है, वो हमारी मदद कर रहा है। वैक्सीनेशन के तरीकाकार से शहरियों की आगाही न होने के बायस बाज़ औक़ात सेंटर इंतजामिया को मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं होती या वेरिफिकेशन नहीं होती, वो है सिस्टम जो है सिस्टमेटिक मोबाइल पे होता है, ऑनलाइन होता है, वो हमारे पास सिस्टम नहीं होता, तो वो लोग नहीं मानते। वो लोग कहते जी आप लोग इधर खड़े हैं, आप लोगों ने ही करना है, हालांकि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। किसी को डेट हम नहीं दे सकते, जो जिनको डेट मिला तो शेड्यूल होता है वो हमारे पास आते हैं। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक स्मूथली वैक्सीनेशन होती है, कोई छुट्टी नहीं होती, संडे को भी होती है। जनाब, इस्लामाबाद में शहरियों को तो कोरोना वैक्सीन जो लग रही है उससे वो बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है जो कि दिल में है और कोई भी मुतमईन नजर नहीं आ रहा कि जनाब अब एहतियात क्यों नहीं बरती गई। जब एहतियात नहीं बरती गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों पाकिस्तान सुपर लीग कोरोना की वजह से मुतासिर हुई? क्या कोई प्लानिंग नहीं थी कि अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो प्लान बी पर काम कर लेंगे? इसी पर शाहिद खान आफरीदी भी नाराज हुए हैं। उन्होंने भी यही बात की है कि अगर प्लान बी होता तो इवेंट एकदम से खत्म ना करना पड़ता। ये भी कहा है कि सिलेक्शन में कप्तान का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो भी 2 मैचेस में परफॉर्म करता है उसको टीम में शामिल कर लिया जाता है। तनकीद उन्होंने किया जनाब, सिलेक्शन पर भी तनकीद उन्होंने सिस्टम पर भी किया है कि अगर प्लान बी होता तो PSL पोस्टपोन ना करना पड़ता। आगे बढ़ते हैं, दौरा जनूबी अफ्रीका की बात भी कर लेते हैं। स्क्वाड में शामिल 35 जो प्लेयर्स हैं इनके कोविड-19 के टेस्ट हुए। एक खिलाड़ी का टेस्ट पॉजिटिव आया है। तरबियती जो कैंप है वो 19 मार्च से कज़ाफ़ी स्टेडियम में लगेगा। अच्छा, ये भी एक खबर थी, और इसके अलावा एक और खबर कराची से हमारे पास है। बड़ा फिल्मी सा अंदाज डकैती का कि नॉर्थ कराची की 2 मिनट चौरंगी पर सिर्फ 2 मिनट में 4 डाकू आए, 10 लाख से जायद रकम छीनी। बैंक से बाहर जब निकले तो हवाई फायरिंग की और शहरी से मोटरसाइकिल भी छीनी, और ये सब कुछ सिर्फ 2 मिनट में हो गया। फरार वो हुए और अब खैर पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई है, लेकिन ये 2 मिनट चुरंगी नाम बड़ा प्यारा लगा मुझे। मैंने पहली दफ़ा सुना, उन्होंने काम 2 मिनट में कर दिया जनाब। एक और बहुत प्यारा काम किया।
डीजी रेंजर सिंध ने रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक से दौरा किया। औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद के दौरे के दौरान डीजी रेंजर सिंध लोगों में घुल मिल से गए। उन्होंने शहरियों के साथ बैठकर होटल पर चाय पी, फैंटास्टिक टीपी, क्या बात है, मसाइल भी पूछे। अच्छा, ये क्योंकि आप 2 रोज़ पहले आपको याद होगा रेंजर्स पर जो हमला हुआ था उस जगह का दौरा भी किया मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी साहब ने, और उसके बाद हम देख रहे हैं जिस तरह लोगों में घुल मिल जाना और फिर लोगों से पूछना। एग्जैक्टली कुछ तस्वीरें हमारे पास मुझे सोशल मीडिया पर बहुत डिस्कस हो रही है कि उनका अचानक से इस तरह आना और फिर स्पेशली लोगों से गपशप करना और पूछना एक चाय के कप पर कि अच्छा जी अमन अमान की सूरत हाल कैसी है, और ज़रा लोग फिर अपने इशूज़ बताते हैं और फिर वो इनको एड्रेस थोड़ा करने सा की कोशिश की कंफर्टेबल जाती है। फील कर लेते हैं कि अच्छा डीजी आपके दरमियान मौजूद है तो आप अपने मसले उनसे डिस्कस कर लें, वरना तो हमेशा खौफ ही रहता है ना एक नहीं बात नहीं करनी। तो जनाब एक और खबर ये है कि पाकिस्तानी रुपया अमरीकी डॉलर पर हावी होने लगा है। अच्छी खबर है और बड़े मजे की खबर है कि जनाब 8 माह में डॉलर 12.5 रुपए सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 156 रुपए पर आ गया है, यानी रुपया ऊपर जा रहा है। यानी मैं कह दूं कि इस वक्त जो रुपया है वो जिम जा रहा है, मसल्स बना रहा है, तगड़ा होता जा रहा है। कीप ऑन गोइंग टू द जिम। अच्छा लेके रख लें। नहीं इन्नी भी क्या जो है वो है, लेके रखना वाली बात तो नहीं है। अच्छा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मौज़ूआत बाकी हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब आपको बताएंगे कि 65 के जंग में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन जो एजाज पाक फजाइया के MM आलम के हिस्से में आया वो दुनिया की तारीख में कभी किसी को नसीब नहीं हुआ। 8वीं बरसी पर MM आलम की यादें ताज़ा कर रही हैं। कराची में पाक फिजाइया म्यूजियम में MM आलम का मुजस्समा और जंगी साजो सामान देखने लोग दूर दूर से आते हैं। 1 मिनट से भी कम टाइम में उन्होंने 5 तियारे गिराए, ये बहुत बड़ा कारनामा है और अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है। पाक फ़ज़ाइया में जब हिस्ट्री में नाम आता है तो MM आलम साहब का नाम बहुत ज़रूर इसमें आता है, क्योंकि हमारी मुल्क की जिस तरह से इन्होंने फ़ज़ाई हुदूद में इन्होंने हिफाजत की थी, इस तरह से बहुत कम सुपर हीरोज़ हैं। 18 मार्च 2013 को मोहम्मद महमूद आलम तवील अलालत के बाद खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी बहादुरी को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। जंग सितंबर में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले बहादुर पायलट MM आलम अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनके कारनामों को कौम रहती दुनिया तक याद करेगी। कैमरामैन M कामरान के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। आगे बढ़ेंगे, आप सियासी नाश्ता कराते हैं। सियासी मैदान में हो क्या रहा है? यूं तो मिठाई बांटी भी जा रही है और मिठाई खाई भी जा रही है, बाद में कहते हैं कि पता नहीं चला कि मिठाई किस चीज़ की। नहीं, इस बार पता चल गया। इस बार जो PTI मिठाई खा रही है वो लगता है उन्हें बाकी पता चल चुका है कि मिठाई उन्हीं के हिस्से में आई है, लेकिन दूसरे तो मान नहीं रहे ना। वो कह रहे हैं कि हम फिर भी मुत्तहिद हैं। पीपल्स पार्टी का एक साफ इनकार, यानी इस्तीफों से इनकार। इसके बाद 24 घंटे खामोश तो रही मरियम नवाज, लेकिन फिर एक बड़ा धमाका किया। मानी खेज ट्वीट लिखा, सिलेक्टेड का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है, इसका इंदिया दिया। और किसको सिलेक्टेड का मुतबादिल कहा है, ये एक सवाल है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि इत्तेहाद बनाते वक्त इस्तीफे का ऑप्शन रखा था, ऐसा हरगिज़ नहीं था कि इस्तीफों का ऑप्शन एटम बम की तरह आखिरी होगा। आखिर PDM के इजलास में हुआ क्या, अंदरूनी कहानी के ऊपर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। जमा होंगे, वो इस्तीफे जमे हो रहे हैं, इस्तीफे जमा कराएं। इस्तीफे हमारा एटम बम है। फजल रहमान की इस्तीफों की उम्मीद पूरी ना हुई, उल्टा अपने इत्तेहादी बिलावल भुट्टो से तल्ख कलामी भी हो गई। मंगल को होने वाले PDM इजलास की अंदर की कहानी बाहर आ गई। तल्खी बढ़ी तो बिलावल ने 2 टोक कह दिया। पीपल्स पार्टी को PDM में रखना है या नहीं, साफ साफ बता दें। मौलाना फजल रहमान बोले, फैसला आपको करना है, बताएं इस्तीफे देने हैं या नहीं। जराए के मुताबिक आसिफ जरदारी और दीगर जयाले रहनुमा फजल रहमान को 4 घंटे तक मनाने की कोशिशें करते रहे कि लॉन्ग मार्च मुलतवी ना किया जाए, मगर मौलाना इस्तीफों से कम पर राजी ना हुए।
पीपल्स पार्टी की टाल मटोल से परेशान मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों ने एक दूसरे को अपने दुखड़े सुनाए। फजलुर रहमान ने साबिक सदर के रवैये को गैर जमहूरी करार दिया। कहा, मुझे आसिफ जरदारी की बातों पर अफसोस हुआ। हमें दुख होता है, ऐसा क्यों होता है? जरदारी से नाराज लीगी क़यादत और फजलुर रहमान ने एका कर लिया, मिलकर साथ चलने का अज़्म जाहिर किया। तो जनाब, इसी तमाम तर मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर एनालिस्ट अदनान नादिल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अदनान साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। कहिएगा, मरियम नवाज जो कि एक वक्त पे बहुत वाह कर रही थी, कल अचानक से उनके मुंह से जो अल्फाज निकले, जो उन्होंने ट्विटर पर लिखे, वो कुछ धमाकेदार थे। वो किसको मुतबादिल करार दे रही हैं? क्या उनका इशारा पीपल्स पार्टी की जानिब था? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये एक हिकमत अमली का हिस्सा है कि एक बेयकीनी की सूरत हाल जो है कायम रखी जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कल एक बयान में कहा भी था कि हम चाहते हैं कि हुकूमत को मुसलसल परेशान करते रहें, यही हमारा मकसद है। तो उसका एक ख़ासा सियासी फ़ायदा होता है कि अपोजिशन जो है वो एक ऐसा माहौल और ऐसी फ़ज़ा बनाए जिसमें हुकूमत की हवा उखड़ जाए और एक बेयकीनी की कैफियत हो, तो हुकूमत की अमलदारी कम हो जाती है। अफसरशाही जो है वो हुकूमत के अहकामात मानना जो है वो कम कर देती है इस सूरत हाल में कि पता नहीं ये हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी। यही इनका मकसद है कि हुकूमत को कमज़ोर रखा जाए। अगर आप इसे गिरा नहीं सकते तो इसे इतना कमज़ोर रखें कि इसकी अमलदारी कम हो जाए, इसकी रिट कम हो जाए और ये वो काम ना कर सकें जो ये करना चाहते हैं। तो दान साहब, आपका तज्ज़िया क्या कह रहा है कि कामयाब हो गए क्या फिर इतना कमज़ोर करने में? क्योंकि पीडीएम के जो लोग हैं, जो हिस्सा थे कभी पीडीएम के, उनको भी यकीन नहीं आ रहा कि पीडीएम तितर बितर हो गई। वो भी ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हिस्सा है पीडीएम का। राना सनाउल्लाह का कल का बयान हमारे सामने है। तो आपको लग रहा है कि कमज़ोर हो गई हुकूमत वक्त या पीडीएम नाकाम हुई है? नहीं, मेरा ख्याल है तो हुकूमत तो मजबूत हुई है कि सेनेट में उसके 14 लोग थे, अब 26-27 लोग हो गए हैं। तो हुकूमत को तो अब आसानी होगी सेनेट से बिल पास कराने में, गो कि उन्हें सादा अक्सरियत अब भी नहीं है, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद की तादाद तो बढ़ गई है। तो अब हुकूमत जो है अगर कानून साजी करती है और कुछ इनिशिएटिव्स लेती है तो हुकूमत के लिए तो फ़ायदा होगा। लेकिन ये एक बयानिए की जंग है, एक प्रोपेगेंडे की जंग है, आसाब की जंग है, नफ्सियाती जंग है, जो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर लड़ी जाती है। उधर से 3-4 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान देते हैं, फिर हुकूमत की तरफ से देते हैं, अपोजिशन की तरफ से देते हैं। तो आवाम को जो है वो एक अपने अपने बयानिए पे कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो हुकूमत जो है पहले की निस्बत मजबूत हुई है। सेनेट इलेक्शन के बाद अब पीटीआई जो है वो इतना उसकी अक्सरियत हो गई है सेनेट में कि अगर हुकूमत चली भी जाए, फ़र्ज़ करें किसी भी वक्त, तो उसके बाद भी जो हुकूमत आएगी वो पीटीआई की मदद के बगैर कानून साजी नहीं कर सकेगी, वो आइन में तरमीम नहीं कर सकेगी। अब उनके इतने मेंबर्स हो गए हैं और अब एक तरह से चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं। जब से वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया है, एक मैसेज कन्वे हो गया है सब सरकारी अफसरों को और तमाम रियासत के इदारों को कि यह हुकूमत कहीं नहीं जा रही है। अब आप इसकी पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट करें और हुकूमत जो है वो यहाँ पर अगले इलेक्शन तक मौजूद है। लेकिन ये कि अपोजिशन का तो काम है कि एक बेयकीनी की फ़ज़ा बरकरार रखना। जब तक काफ लीग और MQM, ये 2 जमातें जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, ये हुकूमत के साथ हैं, PTI के साथ हैं, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। और इस वक्त कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि काफ लीग और MQM जो हैं वो PTI को छोड़ेंगे। इस वक्त जो है बड़े बड़े मसाइल हैं, इंडिया के साथ खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसके नतीजे में सीज़ फायर की जो हुआ है, एकदम आपने देखा कि कितनी लाइन ऑफ कंट्रोल गर्म थी, वो एकदम ठंडी हो गई। यानी जो इमरान खान साहब ने बहुत अहम मरहले, इमरान खान साहब ने कल जो बात की डायलॉग के जरिए इस मसले को हल करने से मुताल्लिक, तो ये एक मैसेज के साथ साथ आप समझ रहे हैं कि मामलात वाकई ऐसे हैं खुफिया मुज़ाकरात वाले, और अगर ऐसा है तो क्या वाकई इंडिया भी साथ दे रहा है? चूँकि ज़रा पाकिस्तान तो फ्रॉम डे वन इस कोर इशू को हल करने की कोशिश कर रहा है, बट इंडिया कभी भी कोर इशू की तरफ आया नहीं। आपको लग रहा है कि अब वाकई ऐसा हो रहा है और शायद इंटरनेशनल प्रेशर भी है? देखें, ये कहना कि कश्मीर का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा, ये तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। लेकिन मामला जितने गर्म हो गए थे और एक जंग के दहाने पे थे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे रोज़ाना शहादतें हो रही थी हमारी तरफ से भी, 70-80 लोग पिछले साल शहीद हो गए थे हमारे। तो वो मामला जो है उसमें एकदम आपने देखा कि
बिल्कुल बंदूकें तोपें जो हैं खामोश हो गई और ये कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसमें बहुत रोल प्ले किया। उनकी वसासत से कई महीनों से मुज़ाकरात पर से पर्दा हो रहे थे, उनके भी टॉप के लोग और हमारे भी वहाँ पे जाकर बातचीत कर रहे थे और उसके नतीजे में ये माहिदा तय पाया कि जो 2003 का सीज़ फायर का माहिदा है उस पर अमल दरामद मुकम्मल हो। तो अब बिल्कुल सुकून है। ये बहुत अनहोनी सी बात है कि इतनी गर्म फजा एकदम ठंडी हो गई। अभी हमारा पाकिस्तान से 3 के लिए हुआ बहुत अच्छा है अदनान साहब। बिल्कुल, कोई भी चीज़ जो जंग से हमें ज़रा दूर ले जाए, चाहे वक्ती तौर पे ले जाए, वो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद है। और ख़ास तौर से जब इंडिया का चीन के साथ पिछले साल झगड़ा शुरू हुआ लद्दाख में, तो इंडिया को भी ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान के साथ मामलात बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो इसलिए भी ये मुआहदा जो है वो मुमकिन हो सका। अभी दुशंबे में 30 मार्च को वज़राए ख़ारजा जा रहे हैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा भी होंगे, हमारे भी होंगे। तो इस बात का इम्कान है कि 30 मार्च को वहाँ पे उनकी साइड लाइन्स पे मुलाकात हो जाए, उससे अमल कुछ और आगे बढ़ेगा। तो अगर ये इंक्रीमेंटली थोड़ा थोड़ा करके भी आगे बढ़ता रहे, और इमरान खान साहब ने कहा कि ये खित्ते के लिए बेहतर होगा, लेकिन जब हम मुल्क के अंदरूनी मामलात की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से असरअंदाज होते हैं इन चीज़ों पे। अदनान साहब ये बात वाज़ेह कीजिएगा, जैसे कि हम पीडीएम के मामले पे बात करें कि अब पीडीएम शायद नहीं रही, ये मैंने ये शिबली फराज साहब ने कहा था, तो राजा परवेज़ अशरफ का कल का बयान हम सबको याद है। वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन पहला दूसरा नहीं बल्कि आखिरी है। आपको लगता है कि अभी वक्त है कि अभी ये सोचें कि पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन क्या है, आखिरी ऑप्शन पर बाद में जाएंगे? ये तो चीज़ें पहले डिसाइड होने वाली थी। देखिए 2.5 साल तो रह गए हैं। अब अगले साल से इलेक्शन की वैसी फ़ज़ा बननी शुरू हो जाएगी। जब जनरल इलेक्शन होता है 2023 का, उससे 1 साल पहले तो फ़ज़ा बननी शुरू हो जाएगी 2022 में। तो टाइम कितना रह गया? ये इतना मेरा नहीं ख्याल है कि वक्त से पहले इलेक्शन के लिए इस्तीफ़े दे के ये मजबूर कर सकते हैं, बल्कि इनको नुकसान हो सकता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि नून लीग और फजलुर रहमान के 100 अरकान हैं मिलाकर, ये मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, फिर तो PTI को 2/3 अक्सरियत से हासिल हो जाएगी। जो बाकी लोग रह जाएंगे उनका 2/3 जो है सेनेट और कौमी असम्बली मिला के वो PTI के इत्तेहाद का होगा। ये जो चाहे आइन में तरमीम कर सकते हैं, वो तो बहुत इनके लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है, PTI को ये मौका मिल जाएगा कि वो मौजूदा स्ट्रेंथ से आइन में कुछ तरमीम कर ले। हो सकता है वो ऐसी तरमीम कर दे जो अपोजिशन के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक खुशाइन बात जरूर PTI की तरफ से इस वक्त हुई है कि उन्होंने इस माहौल को देखते हुए भी फिर से कहा है क्या ये पार्लियामेंट में बैठकर इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं और जो मामलात हैं उनको बैठकर हल करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार भी उनकी तरफ से कहा गया। थैंक यू वेरी मच अदनान साहब, साथ मौजूद थे आप और इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। तारीख़ी इमारात के झुरमट में मौजूद दिल्ली गेट, इसकी सुरजन सिंह गली अपनी ख़ास सजावट के बायस यहाँ आने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। तुर्क तर्ज सजावट से आरास्ता इस गली की खूबसूरती पर आयशा अता की रिपोर्ट दिखाते हैं। यूँ तो दिल्ली गेट की तंग गलियों और बाजारों में लोग आने से घबराते हैं, मगर हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली चंद तस्वीर ने ना चाहते हुए भी लोगों को यहाँ आने पर मजबूर किया है, जिसकी बड़ी वजह एक गली है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है गली सुरजन सिंह की, जिसे खूबसूरती से सजाया गया है और बिल्कुल यूरोप की तरह से सजाया गया है। चलिए आपको भी इस गली की झलक दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर देखकर तो यूं गुमान होता है। रिपोर्ट से मुताल्लिक हम बात करते हैं, आगे चलकर डिटेल से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। बढ़ते हैं फिलहाल आगे, फ्रांस लेकर चलते हैं। मुनफरद इंसानी तजर्बा यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें 15 लोग एक केव में, एक गार में मौजूद हैं और ये 40 दिन तक यहाँ पर बिल्कुल अलग थलग रहेंगे। कोई कांटेक्ट किसी से नहीं होगा क्योंकि ना मोबाइल फ़ोन पास है, ना कोई स्मार्ट वॉच पास है और ना ही कोई और इंस्ट्रूमेंट इनके पास होगा जिससे किसी से ये कांटेक्ट कर सकें। जब इसकी हम बात कर रहे हैं तो इससे ज़ाहिर ऐसा कोई आला जिससे वक्त का पता चल जाए ये उनके पास नहीं होगा, ना ही दुनिया से राबते में होंगे। इस दिलचस्प साइंसी तजर्बे को डीप टाइम का नाम दिया गया है। तजर्बे का मकसद 2 बातों के बारे में ख़ास तौर पर जानना है। पहली ये कि तवील अरसे तक सारी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट कर रहने के नतीजे में इंसान की जज्बाती कैफियत पर क्या असर पड़ता है, और दूसरी ये
कि वक्त का तयन करने वाले किसी भी बैरूनी जरिए की गैर मौजूदगी में इंसानों को वक्त का बहाव कैसा महसूस होता है। वैसे तो कहते हैं एक इंटरनल क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो आपको बताते हैं, बट लेट्स सी जी 40 डेज के बाद इनके क्या एक्सप्रेशंस होते हैं। 14 क्वारंटीन वाला नहीं, ये 40 डेज। ठीक है, तो जनाब अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें 3 से 4 अफराद एक फ़कीर की जेब से पैसे निकाल रहे हैं और पैसे इतने ज़्यादा निकल रहे हैं कि पूरी ट्रे भर गई है, लेकिन जेब खाली नहीं हो रही है। रकम निकालने वाले भी इसे खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो वीडियो भी दिखा, ये देखें जी वीडियो आ गई है। फ़कीर, अच्छा फ़कीर सो रहा है, पता नहीं नहीं सो तो नहीं रहा, सो रहा है मुझे लग रहा है ऐसा। हॉस्पिटल में तो नहीं है, मे भी ऐसा हो सकता है क्योंकि जो बेहोश हो गया था, बीमार है, और उसके बाद जब चेक किया गया तो जनाब वो मालूम हुआ कि अच्छा पैसे देखिए रोल इसको बांध के, अच्छा उन्होंने कहा ये 100 वाली गड्डी इधर है, 1000 वाली इधर है, 500 मतलब 1500 वाली भी है। ये मेरे ख्याल से चलता फिरता बैंक अकाउंट, चलता फिरता बैंक। अच्छा वैसे होता है कि फकीर एटीएम बड़े अमीर होते हैं फकीर, है ना। चलिए जी, ये तो हमने दिखाया आपको। बढ़ते आगे। पालतू बिल्लियां हमेशा ऐसी हरकतें करती दिखाई देती हैं जिन्हें देखकर अक्सर हम एंजॉय करते हैं। इसी तरह ट्विटर पर एक सारिफ ने एक छोटे से वीडियो शेयर किया जिसमें देखा जा सकता है कि बिल्ली किस तरह से रुकावटें अबूर कर रही है। यानी उसे दिया गया था चैलेंज, उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। स्टेयर्स से उतरकर बिल्लियों को फर्श पर बड़ी तादाद में रखे ग्लासेस को अबूर करते देखा जा रहा है। वो जो ग्लास वहाँ रखे थे उनको वो अबूर करते चली जा रही है। कुछ सिखाया जाता है मुझे लगता है। एग्जैक्टली, ज़ाहिर है वो उसकी ट्रेनिंग ऐसी होगी। तो ये ग्लास जो है वो कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट हैं, कुछ दूसरे वाइट हैं। 3 बिल्लियाँ जनाब, और एक के बाद दीगरे इस चैलेंज को वो एक्सेप्ट जिस तरह उन्होंने किया, फिर चैलेंज उन्होंने पूरा किया। गुजरने के अंदाज थोड़े से ऐसे हैं कि हंसने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्लियाँ तो वैसे माशाल्लाह बड़ी प्यारी होती हैं, और ये देखें ना ऐसी बिल्लियों को तो दिल करता है जाके बंदा ऐसे चिप्पी सी डाल। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, ज़रा हम चीन का रुख कर लेते हैं। चीन के एक होटल में बर्फानी रीछों का इंक्लोजर बनाया गया जिसमें मसनूई चट्टानें और बर्फानी तोते भी रखे गए हैं। होटल में आने वाले मेहमान बर्फानी रीछों को देखकर महसूस हो रहे हैं और जनाब एंजॉय भी करें, लेकिन होटल में मौजूद तमाम 21 कमरों से 24 घंटे इन रीछों को देखा जा सकता है। एक तरफ ये होटल दुनिया भर से तवज्जो समेट रहे हैं, आगे आप पढ़ें, और दूसरी तरफ उसे शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। तनकीद करने वालों का ये कहना है कि इन बर्फानी रीछों की जगह आर्किटेक्ट है, होटल नहीं है। यानी अच्छी बात है कि अगर आप रीछों को उनकी ही जगह पे रखें, इस तरह की जगह पे ना, सॉरी आर्किटेक्ट, हाँ आर्किटेक्ट है उनकी जगह होटल में, ये कहना चाह रहा था। कोई बात नहीं, आपने दोबारा से तर्जुमानी कर दी है। चलें आगे बढ़ जाते हैं हम, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं सहरा में मौजूद झील, जिसे इस तरह से बनाया गया है कि 2 दिल आपस में मिल रहे हैं। चुपके चुपके से नहीं, खुलेआम मिल रहे हैं। इस मोहब्बत की झील का नाम जो है, इसे मोहब्बत की झील कहा जाता है। और बुलंदी से देखें तो 2 दिल बहुत छोटे नजर आते हैं, लेकिन दर हकीकत ये इंसानी काविश का एक अहम मंसूबा है जिसका रकबा 5.5 लाख मुरब्बा मीटर बताया जा रहा है। क्या बात है जनाब। इसे शहरी हंगामों से दूर एक रेगिस्तान में तैयार करदा, यस, नखलिस्तान की सूरत जो है वो दी गई है। पुरसकून सा ये माहौल है, इसलिए वहाँ तो एंजॉय करेंगे। एनीवेज जी, पाकिस्तान के कितने फीसद घर तैयार, यानी मैं जब घर की बात करूँ तो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि वो जो इमरान खान साहब ने कहा था ना कि 50 लाख घर बनेंगे, कितने घर तैयार हो चुके हैं, तो ये बात करेंगे। और ये कि कितने पाकिस्तानी कोरोना की वबा के दौरान महंगाई से परेशान हुए, यानी जो पहले चीज़ें मैनेज कर रहे थे अब वो किस कदर मुतासर हुए। कितने फ़ीसद पाकिस्तानी ये राय रखते हैं कि उनकी जो ज़राए आमदन है वो मुतासर हुई है। और इसके अलावा हमारी आयरन लेडी डॉक्टर सीमी जमाली को कौन सा अवार्ड दिया गया है और क्यों दिया गया है, इस पर बात करेंगे उन्हीं से, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान को बड़ा एजाज़ हासिल हुआ है। जना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली की कोरोना के खिलाफ खिदमत को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। नोबेल हीरोज़ की फहरिस्त में डॉक्टर सीमी जमाली का नाम भी शामिल किया गया। 9 ग्लोबल हीरोज़, इनकी फहरिस्त में डॉक्टर सीमी जमाली का भी नाम शामिल है। WHO ने ये लिस्ट रिलीज़ की है जिसमें डॉक्टर सीमी जमाली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC, उनका नाम भी इसमें शामिल है। और जो दीगर लोग जिस फहरिस्त का हिस्सा हैं उसमें मैक्सिको, जनूबी अफ्रीका, श्रीनगर समेत दीगर ममालिक और इलाके हैं जहां से वो नाम शामिल हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे डॉक्टर साहिबा। इट्स एन ऑनर फॉर पाकिस्तान, इट्स एन ऑनर फॉर यू, इट्स एन ऑनर फॉर कराची एक्चुअली।
कैसा महसूस हुआ जब ये मालूम हुआ कि 9 ग्लोबल हीरोज और उसमें आपका नाम? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगता है पाकिस्तान के लिए बड़ा ये एक खुशाइन मौक़ों में से एक है कि हमारे मुल्क का नाम जो है इस तरह रोशन हो गया और हमारे मुल्क को भी एक्नॉलेज किया गया है इस सिलसिले में। गो कि मुझे तो लगता नहीं कि मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम किया हो, दिस इज़ इन माई लाइन ऑफ ड्यूटी जो मैंने किया। लेकिन यस, इसमें 2-3 बातें कुछ मुख्तलिफ थी और वो उसमें एक बात ये थी कि मैं ख़ुद जो है बहुत एक सीरियस आर्ज़े में मुब्तला हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी को उस वक्त भी फरामोश नहीं किया और मैं ड्यूटी अपनी करती रही। ये छोटी बात नहीं है डॉक्टर साहिबा। की बात ये I think it was very heart touching for a lot of people क्योंकि to suffer from cancer and perform your duty जो है वो एक बड़ी बात है। और हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, उन्होंने भी इस बात को समझा था और they were very gentle and very kind on me, लेकिन ड्यूटी मैंने नहीं छोड़ी और उन्होंने मुझे हालांकि बड़ा सपोर्ट किया था, बट ड्यूटी मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ी। और ये जो काम था, क्योंकि हमारे मुल्क को कभी कभी ही ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है और इस दफ़ा ये जो पैंडेमिक था हमने तो अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा ही देखा था और हम में से बहुत सारे लोगों ने पहली मर्तबा ही कोई पैंडेमिक देखा है ऐसा। तो दिस वाज समथिंग कि जब आपको मुल्क पुकार रहा हो और उस वक़्त आप को कि बीमार हो गए हो, मुझे ऐसी बीमारियां जो है मैं समझती हूँ कि वो एक साइड पे कर देनी चाहिए और दिस वाज एब्सोल्युटली जो मैं समझती थी कि करना चाहिए वही मैंने किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही मैं चीज़ आपसे पूछना चाह रही थी कि कितना मुश्किल होता है ये कि आप खुद एक चीज़ से गुजर रहे हो लेकिन आपने उस चीज़ को साइड पे रखना है और आपने कहना है कि मुल्क पहले है, मेरा पेशा पहले है। क्योंकि हम जब कहते हैं कि डॉक्टर, तो एक ऐसी शख्सियत का नाम हमारे जहन में आता है कि जो इंसानों की खिदमत के लिए वक्फ होता है। तो कितना मुश्किल होता है इस तरह के हालात में चीज़ों को मैनेज करना? एब्सोल्युटली जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं और बिल्कुल बहुत मुश्किल था ये मरहला, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उस वक़्त कोविड भी हो गया था और वो भी आईसीयू में थे और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे और हमारे बहुत सारे कॉलीग्स हमने गुमा दिए हैं, चले गए। हम में से बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया हुआ है इस मोज़ी मर्ज़ से और मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे कि ये अब दुनिया से चला जाए किसी तरह, पूरी दुनिया में अमन सुकून हो बस से, क्योंकि इट हैज़ कॉस्टेड अस अ लॉट और इसकी वजह से हमारी मईशत भी तबाह हो गई है। हमारी बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी, ज़िंदगी बिल्कुल बदल सी गई है और ज़िंदगी वैसी रही नहीं जैसी हुआ करती थी। ना किसी की खुशी में आप शरीक हो सकते हैं, ना किसी के गम में आप शरीक हो सकते हैं। और लेकिन एक बात मैं फिर भी कहूँगी कि हमें SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए। अभी मुझे जो एक लाइट नज़र आती है एट द एंड ऑफ द टनल, वो ये है कि अब वैक्सीन आ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क ने और पाकिस्तान ने ये प्रोक्योर कर लिया, जिस तरह भी आ गई, चीन ने हमें ये तोहफ़ा दे दिया। तो वैक्सीनेट करना ज़रूरी हो गया है और अब सबको वैक्सीनेट करना चाहिए। जो पहले तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, ऑब्वियसली वैक्सीन इतनी ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो 60 साल से कम लोगों को लगाई थी। हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रायोरिटी दी गई थी क्योंकि वो सबसे पहले एनकाउंटर करते हैं कोविड को। उसके बाद फिर इन्होंने 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों को भी अलाउ कर दिया और अब 70 साल से ऊपर जो हमारे मुल्क का असासा है, जो हमारे मुल्क का सरमाया है, ये हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, उनको उन्होंने अलाउ कर दिया है। मगर मैं समझती हूँ 2-3 बातें जो थी वो ज़रूरी हैं। ये जो एकदम से फ्लड गेट्स खोल दिए लोगों के लिए कि जी वो आप जिस सेंटर पे भी जाना चाहें चले जाएं, इतने सेंटर्स हैं नहीं और हर सेंटर के ऊपर ओवरवेलमिंग लोग नंबर्स आ गए हैं। तो इतने एक साथ जो है कुछ या तो प्रिवेंशियली करना चाहिए कि मैनेजर्स को, या फिर एकदम से हर एक को कह दें, फिर सारे लोग इकट्ठे आ जाते हैं। और ये बुज़ुर्ग जो हैं इनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, बहुत सारे लोग व्हील चेयर्स पर होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो चल नहीं सकते। डॉक्टर साहिबा, जनरली तो हमें यही रिपोर्ट हुआ कि चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो रही हैं, वो तमाम सेंटर्स जहां पर इस वक्त वैक्सीन लगाई जा रही है। तो आपके ऑब्जर्वेशन क्या है कि कहीं पर मिसमैनेजमेंट हो रही है?
नहीं, मिसमैनेजमेंट नहीं हो रही, बल्कि लोगों के नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और दिस इज़ अ फैक्ट कि नंबर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द वैक्सीनेशन सेंटर्स टू मैनेज। और इसी तरह आपने देखा कल एक प्राइवेट फैसिलिटी ने अपनी सर्विसेज को मुनक़ता कर दिया कुछ अरसे के लिए कि वो इससे कोप नहीं कर सकते। अच्छा। और लाइक यू नो ये सिचुएशन क्रिएट होने से बेहतर है कि आप जो है या और फिर इट इज़ ऑल्सो टीडियस प्रोसेस कि आप कंप्यूटर एंट्रीज कर रहे हैं और साथ साथ आप उनको कार्ड्स भी बना कर दे रहे हैं। सो देयर हैज़ टू बी अ सिंपलर मैकेनिज्म दैट शुड बी डिवाइस्ड। ठीक है, इसको हम यूँ समझ लेते हैं कि इस मैकेनिज्म को रिव्यू करने की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू द यंगस्टर वैसे ही कम है। और इस कम पॉपुलेशन को अगर हम अभी मैनेज नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि जब आगे चलकर हम वैक्सीन को 18+ जो अफराद हैं उनको लगाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो सकती हैं। तो हमें इस वक्त ही इसको दुरुस्त तरीके से मैनेज करना होगा। एट द सेम टाइम हम ये मैसेज भी यहाँ से देंगे कि 1166 पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो वक्त आपको दिया जाए उस वक्त पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी दिक्कत कोई परेशानी ना हो। चूँकि ज़्यादा बड़ा दुरुस्त आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जो एल्डरली पीपल होते हैं उनकी स्पेशल नीड्स होती हैं और उनको फैसिलिटेट करना हमारी जिम्मेदारी है और हम सबको मिलकर उन्हें फैसिलिटेट करना है। डॉक्टर साहिबा ज़रा क्योंकि ये जिस अवार्ड से मुतालिक आज हम बात कर रहे हैं, आपने खुद भी एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा से उसको ज़रूर दोहराऊँगा कि आपको ये अवार्ड इसीलिए दिया गया चूँकि आपने इस 1 साल में अपनी बीमारी से तो आप मुकाबला कर रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम आपने कोविड-19 में जहाँ तक अपना किरदार था आपने अदा किया। डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इस वक्त जब सिंध के हम हालात देखते हैं और जो नंबर्स हम इस वक्त देख रहे हैं जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, स्पेशली कराची सेंट्रल में हमने अभी कुछ देर पहले बात की कि वहाँ पे नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है? आपने कोरोना की पहली लहर में भी हालात देखे, दूसरी लहर को भी आपने ऑब्जर्व किया, आपको लगता है तीसरी लहर दूसरी की निस्बत एटलीस्ट ज़्यादा डेडली साबित हो रही है, चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो रही हैं? देखिए, इस दफ़ा जो तीसरी लहर आई जा रही है उसमें मैं समझती हूँ कि पेशेंट्स अभी तो इतने ज़्यादा नंबर्स में हमारे पास नहीं आए, लेकिन इवेंचुअली आने लगेंगे। और ये स्ट्रेन जो है यूके का स्ट्रेन है, बहुत सारे स्ट्रेन्स अब आ गए हैं और यूके का स्ट्रेन भी आ गया अब। तो लेकिन डॉक्टर साहब कहा जा रहा है कि सिंध में केसेस नहीं है यूके स्ट्रेन के, पंजाब में ही ज़्यादा केसेस हैं, वहीं पर इसके ट्रांसमिशन ज़्यादा है। नहीं जा सकता कि यूके के जी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पंजाब में तो यूके का स्ट्रेन डेफिनेटली है और कोई वीज़ा नहीं चाहिए होता स्ट्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो म्यूटेट करती हैं वायरसेस हर दफ़ा, और हमें ये अच्छी तरह पता है कि वायरसेस जब म्यूटेट करती हैं तो तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। और ऐसा भी हो रहा है, वैक्सीन ऐसा भी हो रहा है कि म्यूटेट हो रहा है वायरस, और पहले अगर बच्चों को उस तरह से असरअंदाज नहीं कर रहा था वायरस, अब रिपोर्ट्स ये हैं कि बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है? जी अभी हमें कुछ पता नहीं है इतना कि बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि फिलहाल तो हमने यहाँ पर कोई बच्चे नहीं देखे। ठीक है, नहीं अभी ऐसा डाटा हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है बच्चा अगर इफेक्ट नहीं हो रहा वो कैरियर तो है और उसकी वजह से फैमिली के दीगर लोग इफेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज डू दैट। जी आई वांटेड टू ऐड वन लिटिल थिंग कि जब एकदम से आप बहुत सारी चीज़ें खोल देंगे तो आपने मैरिज हॉल्स भी खोल दिए, आपने कॉन्ग्रीगेशंस पे भी लोगों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, आपने एकदम से सिनेमा थिएटर्स खोल दिए, स्कूल्स खोल दिए, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड इट इज़ क्वाइट डैमेजिंग कि सब कुछ खोल देंगे, उसको स्टैगर करके खोलना चाहिए था और स्टैगर करके ही खोलना चाहिए। दैट इज़ द वे आइडियली, ताकि लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वापस आए नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ। और दूसरा ये कि दे मस्ट फॉलो दी SOPs, जो कि हम शायद भूल गए थे। जैसे ही वेव ज़रा कम होती है तो हम भूल जाते हैं SOPs को फॉलो करना, एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वी स्टिल नीड टू कैरी ऑन। बिल्कुल, हाँ, हम शायद अपने आप को आज़ाद समझना शुरू हो जाते हैं कि अब कोरोना ख़त्म हो गया, लेकिन एहतियात बरतनी ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। जनाब, 42% पाकिस्तानियों का कहना है कि पिछले 6 में से उनके घरेलू माली हालात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं। गैलप पाकिस्तान ने ये सर्वे किया है जिसमें हर 10 में से 4 पाकिस्तानियों के मुताबिक माली हालात बदतर हुए हैं। मुल्क भर में टेलीफोन के ज़रिए ख़वातीन और हज़रात से पूछा गया है, यानी ख़वातीन और मर्दों से पूछा गया है कि आपकी घरेलू माली हालात गुज़श्ता 6 माह के मुकाबले में कैसे हैं। तो जनाब उन्होंने जो राय दी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ ही साथ टिकटॉकर्स भी जो हैं उनका भी एक सर्वे किया गया। तो ये जो सर्वेज रिसेंट किए गए हैं गैलप पाकिस्तान के, इससे मुतालिक बात करने के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक कि पिछले 6 महीने में कितने पाकिस्तानी इकनॉमिकली मुतासर हुए हैं, कितनों ने ये सोचा कि जो उनका ज़राए आमदन है वो डिस्टर्ब हुआ है। तो प्लीज़ सर, एक तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि पूल का सैंपल वो क्या था, एज ब्रैकेट क्या थी और नतीजा क्या निकला। जी बहुत शुक्रिया। तो जो सर्वे हमने किया ये तकरीबन 1000 से ज़ायद अफराद पे मबनी था और ये सर्वे मुल्क के तमाम सूबों, अर्बन और रूरल इलाकों, जिसमें शेयर रूरल का ज़्यादा था क्योंकि पाकिस्तान एक देही मुल्क, आबादी ज़्यादा देही इलाकों में रहती है। इसमें यंग लोग भी थे, बूढ़े लोग भी थे, मर्द भी थे, ख्वातीन भी थे, मुख्तलिफ तरह के कारोबार करने वाले, सैलरी तबका जो है वो भी मौजूद था। तो एक शुमारियाती तौर पर एक पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमने चूज़ किया और सवाल हमने उनसे ये पूछा कि पिछले अगर आप अपना मुवाजना करें अपने घर के फाइनेंशियल सिचुएशन का, घर की इकोनॉमिक सिचुएशन का पिछले 6 महीने से, तो क्या आप कहेंगे कि आपके हालात आज 6 महीने पहले से बेहतर हैं, वैसे ही हैं या मज़ीद ख़राब हो गए हैं? तो इसमें तकरीबन 30% ने हमें ये कहा कि पहले से भी हालात 6 महीने पहले से भी हालात ख़राब हैं। आई थिंक इसमें एक जो चीज़ इम्पोर्टेंट नोट करने की है कि 6 महीने पहले तो कोरोना और उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन पे जो असरात थे वो बहुत ही ख़राब थे। बिल्कुल पीक पर ये 30% बिल्कुल पीक पे थे। तो ये 30% ये लोग ये कह रहे हैं कि वो जो पीक पे ख़राब हालात थे, आज हमारी हालत उससे भी ज़्यादा ख़राब है। तो ये बहुत ही दिस वेरी अलार्मिंग। और इसमें एक बहुत बड़ा हमने देखा कि इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो हमने ये देखा कि 6 महीने पहले जब हालात ख़राब होना शुरू हुए तो लोगों के पास कुछ सेविंग्स थी, कुछ आसपास लोगों से मदद ले सकते थे। 6 महीने के अंदर उन्होंने वो तमाम चीज़ें भी यूज़ कर ली हैं और इकोनॉमी की सिचुएशन जो है उन लोगों के लिए, इन 10 में से 3 पाकिस्तानियों के लिए उस तरह से रोजगार के मौके जो हैं वो अभी तक पैदा नहीं हुए। तो उनकी हालत बहुत ही अबतर है इस वक्त। अच्छा बिलाल, जब हम रोजगार के मौकों की बात करते हैं तो यकीनन नौजवान जो हमारा तबका है उसका रोल और उसका जो काम है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है। तो जब ये सर्वे किया गया तो कौन सी उम्र के अफराद थे जिनसे सवाल किए गए, क्योंकि ज़्यादा नौकरियों की ज़रूरत नौजवान तबके को ही होती है? बिल्कुल, इस पे जो सर्वे करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि तमाम उम्र के अफराद से राय जमा कर लें, मगर फिर हम उसमें देखते हैं कि मुख्तलिफ उम्र के अफराद की राय इस सवाल के ऊपर क्या थी। तो हमने जनरली ये देखा है कि जो 18 से 30 साल के अफराद हैं जो इस वक्त जॉब मार्केट में मुलाजमत के लिए दाखिल हो रहे हैं यूनिवर्सिटियों से, तकरीबन 24 लाख पाकिस्तानी इस वक्त यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि वो जो तबका है उसमें मायूसी और जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। वजह ये है कि जो उनकी जो एजुकेशनल सलाहियत है उसके मुताबिक जो जॉब्स मुल्क में मौजूद हैं उनमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई है कोरोना की वजह से। ये स्पेसिफिक है इस ग्रुप के साथ, या अगर मैं यूँ सवाल कर लूँ कि क्या ये मामला किसी क्लास के साथ स्पेसिफिक है, अटैच्ड है, यानी मिडिल क्लास हो, गरीब तबका हो, कोई क्लास जो ज़्यादा मुतासर हुई हो इस कोरोना की वबा में? जी, इस पे हमने देखा है कि जो सैलरीड तबका है उसके हालात उसके हालात सबसे ज्यादा अबतर हुए हैं। ठीक है बिलाल, जो है कारोबार वालों कमी आई है, लेकिन फिर भी जो सैलरीड सिटीजन्स थे उनको ज़्यादा इसने हिट किया है। कमिंग टू टिकटॉक थिंग, जो सर्वे किया गया उसके मुताबिक 26% पाकिस्तानी, 26% शहरी टिकटॉक का इस्तेमाल करें। बहुत बड़ा नंबर है बिलाल, 26% का। सबसे पहले बिलाल से पूछते हैं, आप टिकटॉक यूज करते हैं? मैं टिकटॉक यूज नहीं करता। आप दूसरे वाले फिगर में इसका मतलब आप बताएं, क्या सर्वे में ये नतीजा भी सामने आया कि जो 26% टिकटॉक इस्तेमाल करें क्या वो उससे अर्न भी कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम गाए बगाए ऐसे अमूर पे भी सर्वे करते हैं कि जो आम पाकिस्तानी की हवाले से तो है, मगर बहुत सीरियस इश्यूज नहीं है। क्योंकि आम पाकिस्तानी तो मेरी और आपकी तरह मुख्तलिफ चीज़ें करता है, हर वक्त सीरियस कॉन्वर्सेशन नहीं करता। तो टिकटॉक पे हमने ये देखा, इसमें ज़्यादातर ऐसे ही है कि जो मेरी और आपकी तरह प्रोबेबली व्यू करते हैं, उन्होंने अकाउंट खोला हुआ है, उसमें कंटेंट भी प्रोड्यूस करते हैं, मगर ज्यादातर वो एक दूसरे को व्यू करते हैं। सो अर्न करने वाले इतने ज्यादा नहीं और हैं। वो लोग शामिल हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड ही नहीं की, मेरी तरह वाले जो कहते हैं कि हमने डाउनलोड ही नहीं की। बहुत बड़ा तबका जो है वो इससे सिमिलर भी है। मगर मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग फाइंडिंग इसमें लगी वो ये कि टिकटॉक जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तमाम अफराद को प्रोवाइड कर रहा है। इंटरेस्टिंगली हमने देखा कि रूरल और अर्बन इलाकों में टिकटॉक का यूज़ बहुत मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा 28% अर्बन इलाकों में और 24% रूरल इलाकों में लोगों ने कहा कि वो टिकटॉक यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट सेम। और इंटरेस्टिंगली हमने देखा है कि इस तरह की तमाम चीज़ों पे जेंडर डिफरेंस, यानी औरतों और मर्दों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। टिकटॉक में इंटरेस्टिंगली ये डिफरेंस है मगर उतना ज़्यादा नहीं है। 19% ख़वातीन ने भी ये कहा कि वो टिकटॉक यूज़ करती हैं और 27% मर्दों ने ये कहा। इसकी तनासब जो है वो ऑब्वियसली जैसे यंग लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो तकरीबन 10 में से 3 पाकिस्तानी जो यंग लोग हैं उन्होंने ये कहा कि वो यूज़ करते हैं। मगर इंटरेस्टिंगली 50+ में भी जो 50 साल से बड़ी उम्र के टिकटॉक यूज कर रहे हैं वो भी 15% ने ये कहा कि वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तानी एक खुश रहने वाली कौम है, तो हम एक ये भी एक सर्वे किया गया था कि पाकिस्तानी खुश भी रहते हैं तो सबसे आगे होते हैं हर हालात में खुश रहने में। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक एक ये चीज के अभी हम जब बात कर रहे हैं तो मुल्क में टिकटॉक बैंड है। यस, इट इज बैंड। लेकिन उस पर हमने उस दिन भी जवाब दिया था कि चाहे बैन हो, जन्नत मिर्जा जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं 13 मिलियन, वो कहते हैं चाहे बैन हो मेनू की मैं जापान से बैक बना लांगी। तो ये भी मामला है। बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और इन 2 सर्विस से मुतालिक हम तो कह रहे थे। लेकिन द बॉटम लाइन इज, जो गुफ्तगू करके हमें लगा कि स्पेशली अगर मैं टिकटॉक की बात करूँ, उन्होंने कहा 50 साल से भी ज्यादा उम्र के लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। चल, यानी वो कह रहे हैं कि हमने घबराना नहीं है। और जब हम कहते हैं कि हमने घबराना नहीं है तो बहुत सारी चीजें हमें याद आ जाती है। मुझे तो वजीर आज़म मेरे कप्तान का जुमला याद आता है। वो हर बात पे कहते हैं पहले तो आपने घबराना नहीं है जनाब, और बाद में घबरा लेना, और बाद में आप थोड़ा सा घबरा लें। इसी जुमले पर फिल्में भी बन रही हैं और इसी पर टीवी शोज भी बनाए जा रहे हैं और इसी पर मज़ाहिया वीडियोस और मीम्स भी बनाई जा रही हैं। ताहम अब गुलूकार और मौसीकार साद अलवी ने इस जुमले पर एक गाना बनाया है जो देखते ही देखते वायरल हुआ है। आपने घबराना नहीं है कि खास बात यह है कि इसमें हर एक मिसरे के बाद वजीर आजम इमरान खान की आवाज में मस्कूरा जुमले को शामिल किया गया है। सुनवाएं पहले सबसे पहले घबराना नहीं। तो हालात है वो जैसे भी हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं। साथ इज विद अस इन द स्टूडियोज। गुड मॉर्निंग। पहले तो आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स। हम तो बड़ी सवाल करें, आपने घबराना नहीं है। जी बिल्कुल। खुद लिखा सारा या कहीं होता है ना सोशल मीडिया की भी हेल्प ली जा रही होती है, अच्छा ये जुमला वो जुमला, या किसी दोस्त ने कहा कि अच्छा ये भी शामिल नहीं, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं कमरे में अपने रूम में बैठा हुआ था, ये उसी टाइम के एहसास हैं जो मैंने बयान कर दिए उसी टाइम जो है ना। गो जी बस ऐसे ही कुछ गुजरी ये चीजें, साबुन लगाना ये तो सबके साथ गुजर रही है जो लोअर और मिडिल क्लास है। बिल्कुल उनकी जुबान बन गए। तर्जुमानी की रिस्पांस इज वेरी गुड सो फार। जी बिल्कुल, जो है ना बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। यानी ये है कि अपलोड करने से पहले सोच रहा था कि ये अपलोड किया जाए या नहीं, पर उसके बाद जो है ना बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पीटीआई के सपोर्टर्स ने क्या कहा? उन्होंने भी यानी अप्रिशिएट ही किया। उन्होंने कहा कि हाँ, घबराना नहीं है जी, घबराना चाहे साबुन छोड़ना पड़े, दवाई छोड़नी पड़े, इलाज छोड़ना पड़े, घबराना नहीं है। बिल्कुल। आप वैसे इन रियल लाइफ घबराते हैं? यानी हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि कभी कभार घबराना पड़ रहा है। आपकी? मैं बिल्कुल तो घबराते हैं। आप कहते हैं खान साहब थोड़ा सा घबरा लूं, ऐसा तो नहीं कहते? पूछते हैं कभी फेसबुक पे, ट्विटर पे लिख दिया, टैग कर दिया, थोड़ा सा घबराने की इजाजत है, ऐसा कुछ पूछते हैं? सभी घबरा रहे हैं यहाँ पे जो है ना। यानी कोई शो कर रहा है मेरे, यानी ऐसे समझे कि मैंने लोअर और मिडिल क्लास की जो है ना तर्जुमानी की, और उनको लोग तो कह रहे हैं कि आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी की है। यानी ऐसे समझे मैंने अपनी भीति जो है ना मैंने बता दी उसको। फिर जो है ना ऐसे समझे एक फायर मारा, फिर
उन्होंने अलग अलग जो है ना सबने अपने अपने टारगेट जो है ना लगाए उस पर। अच्छा ये हुआ है, ज़बरदस्त। इमरान खान साहब को भी टैग करने की कोशिश तो नहीं की कहीं कि वो भी देखें? नहीं, मुझे तो अच्छा मैंने अपलोड किया है, उसके बाद दूसरे दिन पे भी मैं यूट्यूब पे जो है ना देख रहा था, तकरीबन 300 व्यूज़ थे। फिर बाद में मैसेज घबराए थोड़ा सा जी, फिर आप घबराए? फिर घबराया क्योंकि जो है ना एक यूट्यूबर के लिए जो है ना 300 व्यूज़ तो बहुत कम होता है। हाँ, तो फिर जो है ना मुझे मैसेजेस आना शुरू हुए कि भाई आपका जो है ना वायरल होना शुरू हुआ है। मैंने कहा चलो सही है, फिर बहुत ज़बरदस्त जो है ना उसका एप्रिसिएशन मिला। जी, कब नहीं घबराना। अच्छा साथ में सॉरी, वैसे कोई ऐड भी किया गया होता है ना महक के लोग फिर ऐड करते जाते हैं उस गाने में और जुमले अपनी तरफ से कि अब ये भी ऐड कर सकते थे, ऐसा भी हुआ? नहीं, ये बस मैं बता रहा हूँ ना, ये यानी ये मैंने प्रोड्यूस किया है, यानी म्यूजिक बनाया है और उस पर लिखा है और वीडियो शूट की है। ये 1-2 घंटे की कहानी है। उस वीडियो की बात करूँ, मतलब कोई आपके गाने के अंदर ही कुछ ऐड कर रहा हो, किसी ने आपका गाना चुरा के कुछ ऐड करके वो तो बहुत सी चीजें जो है ना यूट्यूब पे मिल रही है। अच्छा, ये वैसे बहुत गलत बात होती है। यूट्यूब पे ना बहुत सारी चीजें ऐसे आ जाती हैं जो कि सुन के और देख के बंदा हैरान है क्या? ये भी है। अच्छा साथ मुझे ये बताएं कि आगे कुछ प्लान है किसी और पॉलिटिशियन पे कोई गाना बनाने का? ये तो चले खान साहब पे आपने नहीं बनाया या अवामी हालात के आपने बात की, लेकिन किसी खास पॉलिटिशियन को टारगेट आपने करना हो? नहीं, खास पॉलिटिशियन को नहीं, फिर भी जो है ना उनमें जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वो तो बिल्कुल जो है ना उस पर कुछ जैसे किसमें, किस पॉलिटिशियन में आपकी नजर में कौन सी कमी है? वो ऑन एयर देखिएगा जो है ना। अच्छा मतलब आप प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग जो है ना वो हो गई है जल्दी। गाना जो है वो आने वाला है। लेकिन मैं चाहता था कि वैसे तो हमने सुना, उन्होंने कहा कि उस वक्त बैठे हुआ तो थोड़ा सा हो जाए लाइव भी, जहाँ आप पॉज लेंगे और शायद महक कह देंगे कि आपने घबराना नहीं है, इमरान खान साहब को ये अदा करने के थोड़ा सा हो जाए लाइव। कौन सा? यही वाला? ये अभी कहाँ से गुनगुना पाऊंगा मैं? देखे ना आपके माइंड में तो सब कुछ है ना वो हालात। कुछ और गुनगुना सकता हूँ? कुछ और आपकी मर्जी पे है फिर। जी, हबीब जालिब साहब की शायरी है। गीत लिखाएं पैसे ना दें फिल्म नगर के लोग, इनके घर बाजे शहनाई लेखक के घर सोग। अरे गा के सुर में क्यों कर गाए, क्यों ना काटे गास, बे कबीर उदास। क्या बात है, जबरदस्त। लेकिन थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं। इतना सा गा रहे हैं आप, घबराना बिल्कुल नहीं, पैसे नहीं लगेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा हो जाए, आपने घबराने मजा आएगा ज्यादा ना, जाहिर है उसकी वजह से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपने घबराना नहीं है जनाब। साथ गाने लगे जी, कप्तान आप बन जाएगा महक। नहीं ये नहीं हो सकता। एक पटड़ी पर सर्दी में अपनी तकदीर को रोए, दूजा जुल्फों की छाँव में सुख की सेज पे सोए। राज संगासन पर एक बैठा और एक उसका दास, अरे बे कबीर उदास। क्या बात है, बहुत कंजूस है ये। बॉटम लाइन है, बहुत कंजूस है। जैसे आपने हर गाने के बाद ना आपने घबराना नहीं है, कि वो चाहे थोड़ा सा गुनगुनाए लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने एंजॉय करना है। साथ थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और ज़ाहिर है बड़ा गुफ्तगू गाना तो आपने ज़ाहिर तर्जुमानी की है अवाम की, क्योंकि ज़ाहिर है अवाम भी पूछती है। खान साहब थोड़ी इजाज़त हो तो थोड़ा हल्का फुल्का घबरा लें। हाँ, लेकिन खान साहब कहते हैं, फिर भी खान साहब कहते हैं नहीं घबराना नहीं है। तो जनाब घबराना बिल्कुल नहीं। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। घबराइएगा मत, रिमोट को मत हाथ लगाएगा, बस वापस आना, घबराना नहीं। वेलकम बैक। आपको अहम खबर देंगे कि नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को एक और केस में तलब कर लिया है। उनसे जाती उम्रा में अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात की जाएंगी। इसी पर बात करेंगे। फिर नुमाइंदे अब्बास नकवी ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास कहिएगा, कुछ रिकॉर्ड भी साथ लाने के लिए कहा गया है? जी बिल्कुल, आज एक बार फिर जो है नैब की जानिब से मरियम नवाज को 26 मार्च को एक और केस में जो है तलब कर लिया गया है। और जराये का ये कहना है कि नैब लाहौर ने मरियम नवाज के नाम जाती उम्रा में 1500 कनाल अराजी की मुबैना गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात में उनको तलब कर लिया है। जराये का ये भी कहना है कि 2013 में शरीफ फैमिली ने कमोपेश 3500 कनाल अराजी जो है इंतजामिया की मिली भगत से हासिल की थी। उसके हवाले से भी उनको कहा गया कि सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर आए, जबकि इसमें यह भी कहा गया कि 2015 में उस वक्त के डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेगल और डीजी एलडीए आहत खान चीमा और दीगर की मुबैना मिली गफलत से जो है ये मास्टर प्लान जो है तब्दील करवाया गया था। इसके साथ साथ जो है मरियम नवाज से ये भी कहा गया है कि तमाम डाटा साथ लेकर आए और हजारों कनाल अराजी जो है उसको ग्रीन लैंड एरिया जो है करवाया गया था। नैब लाहौर के जारी करता नोटिस में मरियम नवाज को हिदायत की गई है कि पेशी के लिए तमाम मतलूबा रिकॉर्ड हमरा लाएं। और नैब लाहौर ने मरियम नवाज को 26 मार्च को ही चौधरी शुगर मिल केस में भी तहकीकात के लिए तलब कर रखा है। ठीक है अब्बास, बेहद शुक्रिया आपका।
अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में ऑपरेशन के जरिए बच्चों की पैदाइश में इजाफा होता जा रहा है और ज़्यादातर डॉक्टर्स की राय और तजुर्बे में सी सेक्शन एक ऑप्शन से ज़्यादा कुछ नहीं होता और सी सेक्शन शदीद ज़रूरत के तहत ही किया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब एक राय ये भी कायम हो रही है कि सी सेक्शन कमाई का जरिया बनता जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर जफ़र फरीद साहब। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। बतौर गायनाकोलॉजिस्ट आप क्या समझते हैं कि जो इसमें इजाफा होता जा रहा है कि सी सेक्शन ही कराना है, या डॉक्टर्स कहते हैं कि जी सी सेक्शन आप कराएं, इसमें इजाफे की वजह क्या है? कमाई का जरिया या ज़रूरत है? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो क्योंकि आपने वो क्वेश्चन बीच में 2-3 आ गए, एक कमाई के ज़रिए का भी आपने कहा। इसमें देखें, गवर्नमेंट में तो सारा फ्री चल रहा है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इसमें चाहे नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन है, उसमें किसी किस्म के चार्जेस नहीं लिए जाते। इस चीज़ को दूर करने के लिए जो कंसल्टेंट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी के और सिजेरियन के ऑलमोस्ट चार्जेस एक ही कर दिए हैं, वो डिफरेंट नहीं है, ताकि लोगों के जहन में से थोड़ा सा 5-7 हज़ार का फ़र्क होता है प्राइवेट केस में कि आपको एनेस्थीसिया उतना नहीं चाहिए होता या आपको थिएटर उतना नहीं चाहिए होता। कंसल्टेंट्स ने जो अपनी फ़ी है वो नॉर्मल डिलीवरी की और सिजेरियन की एक ही रखी है, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल डिलीवरी पे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं क्योंकि उस पर टाइम ज़्यादा लगता है। सिजेरियन आपका विद इन 1 आवर हो जाता है, लेकिन ये जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके लिए टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑप्स करनी छोड़ दी है और उन्होंने एक टीम बनाई हुई है, वो ऑप्स को हैंडल करते हैं। जहाँ तक सी सेक्शन रेट का ताल्लुक है, ये इंटरनेशनली पूरी दुनिया में बढ़ चुका है। और यूएसए में इस वक्त यूरोप से और पाकिस्तान से भी कुछ जगह जो ज़्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है, 35% से ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है यूएसए में कुछ जगहों पे। और उसकी डिबेट ये चल पड़ी है कि अब अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ गई है, दूसरा लिटिगेशन इतनी ज़्यादा चल रही है, और पुराना एक तरीका होता था जब हम वैक्यूम यूज़ कर लेते थे या हम फोर्सेप्स यूज़ कर लेते थे, वो चीज़ें अब थोड़ा सा भी कोई बच्चा अगर उसको 15-20 साल की भी एज हो जाती है, जो यूएसए में एक्चुअली ज़्यादा चल रहा है, वो उस वक्त केस कर देता है जी मैं लाइफ में थोड़ा स्लो हूँ क्योंकि मेरी डिलीवरी जो है वो ठीक नहीं हुई थी। ये चीज़ें देखते हुए फिर जो कंसल्टेंट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो उससे भी थोड़ा सा घबराते हुए, तो इस वजह से जहाँ भी उनको लगता है कि थोड़ा डिले हो रहा है या इसमें बेसिकली प्रॉब्लम तो ये है कि हमें माँ का भी ध्यान रखना है और बच्चे का भी ध्यान रखना है, तो जहाँ मैटरनल डिस्ट्रेस या फीटल डिस्ट्रेस आता है उसमें फिर वो वेट नहीं करते कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो फिर वो कहेंगे जी इसमें प्रॉब्लम की। अच्छा डॉक्टर साहब, कथा कलामी की माजरत जरा ये वाज़ेह कर दें कि सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या वाकई जब उनकी एज 19-20 तक चली जाती है तो वो अपनी ज़िंदगी में स्लो हो जाते हैं या कुछ ना कुछ असरअंदाज होती हैं उन पे चीज़ें? नहीं, रूटीन में नहीं हो रहा। मैं वो ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र ये चीज़ नहीं स्टार्ट हुई, लेकिन वेस्ट में कुछ लोग आके कहते हैं कि हम कैरियर में ठीक नहीं चले बिकॉज हमारी डिलीवरी जो है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहाँ इस किस्म की लिटिगेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में भी बाद में हो। चीज़ें कि इम्पोर्टेंट ये है कि माँ के कदमों तले जन्नत है और 3 दर्जा माँ का है और फिर बाप का आता है। मैं उस चीज़ को ये समझता हूँ कि वो जो लेबर पेन्स वालदा बच्चे के लिए लेती है, उसकी वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसकी वजह से माँ का एक दर्जा बहुत अजीम इस्लाम ने भी और हर रिलीजन ने कहा है, और बच्चा भी मदर टंग बोलता है। चीज़ ये कि यहाँ कुछ पेशेंट्स आते हैं वो और ये अब लीगल हो गया है, वो अपनी चॉइस देते हैं कि हमने ये लेबर पेन्स नहीं लेनी और हमें या उसमें आप वो टीका लगाएं जिसको एपिड्यूरल कहते हैं ताकि पेनलेस डिलीवरी हो, और या हमारा सिजेरियन कर दें। वो पेशेंट की रिक्वेस्ट आती है, और वो अगर आप रिक्वेस्ट ना माने तो ये जनरली गो टू सम अदर गायनेकोलॉजिस्ट की जी ठीक है सर। ज़ाहिर है ये एक फैक्टर है कि बाय चॉइस भी ये मामला हो रहा है, लेकिन सर मुझे बताइएगा कि क्या ये मामला ऐसा है विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान कि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, मदर की कंडीशंस ऐसी होती हैं, स्पेशली हम देखते हैं ब्लड प्रेशर के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है, कुछ और फैक्टर्स होते हैं कि फिर मदर या फॉर दैट मैटर जो फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं वो चाहते हैं कि सी सेक्शन ही हो जाए, और शायद वो पहले से मेंटली प्रिपेयर भी होते हैं, और ज़रा सी अपनी हालत ऊपर नीचे जब देखते हैं तो वो कहते हैं हाँ वी कांट वेट, वो अपने वीक्स पूरे नहीं करते, वो कहते हैं कि कंडीशन ऐसी हो गई है वी कांट वेट, जस्ट डू इट।
जी जी, ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। इसमें देखें इसकी डिफरेंट, एक तो कैरियर ओरिएंटेड वर्ल्ड हो गया, मैरिजेस जो हैं वो अब डिले हो रही हैं और नेचुरली प्रेगनेंसी भी डिले होती है उसमें, और दूसरा इंटरनेशनली वर्ल्ड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो टिश्यू है ह्यूमन बींग्स का, आप देखें जो डिजीज़ अब आ रही हैं पहले नहीं थी, वो टिश्यू एक डिफरेंट तरीके का आगे उसका रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो मेडिकल डिसऑर्डर्स जैसे आपने भी फरमाया वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, डायबिटीज़ है और सर सॉरी बट एक ये मामला भी है कि हम अभी तक उसी तरह से गुफ्तगू करते हैं कि द फर्स्ट डे यू गेट टू नो द हैप्पी न्यूज़ कि यू आर एक्सपेक्टिंग रेस्ट करें, बस रेस्ट ही करें, 9 मंथ्स आपने रेस्ट ही करना है, इसकी वजह से भी इश्यूज होते हैं। इसमें सर ये कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। या लोग हमारे रिच लोग ज़्यादा हैं, हमारे पुअर फिर ज़्यादा हैं, हमारी मिडिल क्लास इतनी है नहीं। मिडिल क्लास है और जो पुअर क्लास है इनका टिश्यू बेहतर है, ये रिजिलियंट हैं, इनको इतने इश्यूज़ नहीं होते, ये नॉर्मल रूटीन लाइफ भी चलती है, डिलीवरीज भी हो जाती हैं, फिर वापस उसमें रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। जो हमारी रिच क्लास है उनको प्रॉब्लम होती है, वो जैसे ही उनका आता है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव तो उनका नेचुरली टिश्यू थोड़ा सा वो नाजुक किस्म का होता है, वो उनको ये प्रॉब्लम आती है और वो कंटिन्यूसली चलता है। ज़ाहिर है उन्हें काम करने की इतनी हार्ड जिंदगी गुजारने की आदत नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सिजेरियन से नेचुरली मदर की भी उसमें एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी आप सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे उसकी कॉम्प्लिकेशंस अपनी ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। बेबी के लिए वो सेफ़र होता है लेकिन माँ के लिए वो उतना सेफ़ नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर जितना भी मैसेज ये कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकें, नेचुरली आपने सबसे पहले माँ को बचाना है, फिर बच्चे को बचाना है, कोशिश करनी है कि दोनों को बचाना है। तो माँ के लिए सिजेरियन इतना सेफ़ नहीं है, माँ के लिए नॉर्मल डिलीवरी सेफ़ है, बच्चे के लिए सिजेरियन सेफ़ है। तो आपको उस वक्त वे करना चाहिए कि कौन सा मेथड जो है वो सेफ़र है। और जो पुरानी हमारी बुक्स हैं उनमें 5 to 7% से ज़्यादा सिजेरियन का इंसिडेंस नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा हो चुका है। प्रेजेंटेशंस अब नॉर्मल भी थी उसमें भी बच्चे नॉर्मल डिलीवर होते थे। अब ये अराउंड बिटवीन 30 and 40 इंटरनेशनली हर इंपॉर्टेंट सेंटर पे बिल्कुल ठीक है, ये ज़्यादा हो गया क्योंकि शायद बिल्कुल रिस्क नहीं लेते ना डॉक्टर ना स्टाफ ना वो फैमिली। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक क्यों कर रहे थे। फ़ौरन से आगे बढ़ते हैं और आपको हमने एक रिपोर्ट दिखानी है जो हम इससे पहले जिक्र भी कर रहे थे। दिल्ली गेट लाहौर आपको लेकर चलते हैं। वहाँ पर तुर्क तर्ज सजावट से आरास्ता एक गली काफ़ी मशहूर हो चुकी है। आयशा तार ने रिपोर्ट तैयार की, देखते हैं। दिल्ली दरवाजे में बरकी कुमकुमों से मुज़य्यन लकड़ी से बनी बालकनियां और मुगलिया दौर की अक्कासी करती ये है सूरजन सिंह गली। बरकी कुमकुमों और फूलों से मुज़य्यन सूरजन सिंह का तंग सा कूचा लोगों के लिए बाहें खोले हुए है। ऐसा मुमकिन नहीं कि इधर का रुख करने वाला यहाँ कुछ पल रुके बिना चला जाए। सर उन्होंने गली में खूबसूरत फूल और सफाई का अच्छा इंतजाम करके गली को 4 चांद लगा दिए हैं। खूबसूरत और एक कदीम और जदीद का इम्तजाज है जिसमें पुराने मकान भी हैं और नई तरीके से जो गली बनाई गई है वो भी एक अपनी मिसाल आप है। गली सूरजन सिंह में होने वाली घड़ा परफॉर्मेंस भी सयाहों की खुसूसी तवज्जो समेटती है। आगे बढ़ेंगे और कोविड-19 से मुताल्लिक हम बात करेंगे। कोविड-19 जिससे मुताल्लिक हम यही समझते हैं कि शायद कोविड-19 का जो वायरस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, लेकिन कुछ खबरें ये भी रिपोर्ट हुई कि वो शायद ब्रेन को भी इम्पैक्ट उसका होता है, ब्रेन को भी अफेक्ट वो करता है। और इससे मुताल्लिक आज हम बात कर रहे हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर औरंगजेब साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। डॉक्टर साहब ये हम पढ़ रहे थे इससे मुताल्लिक कि ब्रेन फॉग कंडीशन और सिम्टम व्हाटएवर यू से कि कोविड-19 के बाद जो लोग ठीक हो जाते हैं, जिनके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, एक लॉन्ग टर्म सिम्टम उनके साथ अटैच होता है, दैट इज़ ब्रेन फॉग, जिसमें आपके सोचने समझने की सलाहियत मुतासर होती है, आप फोकस नहीं कर पाते, आप अपनी रूटीन में वापस नहीं आ पाते। इज़ दिस ट्रू सर? जी हाँ बिल्कुल। इसमें अराउंड 28 मिलियन लोगों को कोविड हो चुका है अब तक और उसमें से 50,000 ऐसे हैं
जिनमें जो है वो ब्रेन फॉग के सिम्टम्स आए हैं वर्ल्ड वाइड। अब उसमें ज़्यादातर तबका उन लोगों का है जो सिवियर डिजीज़ से गुजरे हैं। लाइक एक तो या तो उनकी डिजीज़ प्रोलॉन्ग हो गई जो है, हॉस्पिटलाइज भी रहे हैं, जी हाँ, जो हॉस्पिटलाइज्ड रहे हैं और प्लस में वेंटिलेटर से वापस आए हैं। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद दे हैड सर्टेन पीरियड ऑफ डिप्रेशन, और उस डिप्रेशन से जैसे वो वापस आते हैं तो उसके बाद उनमें ये साइंस सिम्टम्स डेवलप होते हैं। अच्छा। अब ये जो वायरस है ये क्या करता है, रिसेप्टर्स पे अटैक करता है। मोस्ट कॉमन उसमें ACE2 रिसेप्टर्स हैं। तो वो क्या करते हैं, नाक, अगर मैं थोड़ा मेडिकल टर्म्स में बात करूं तो नाक के थ्रू जाते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब को इन्वॉल्व करते हैं, फिर हाइपोथैलेमस की तरफ जाते हैं। तो वहाँ सारे जो ये है ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से उनको हेडेक, उनकी मेमोरी में इफ़ेक्ट होता है और फटीक, थकावट उनको ज़्यादातर रहती है। सांस लेने में मसला वो तो फिर रेस्पिरेटरी के साथ आ जाता है। मेमोरी वाली आपने बात की, इससे मैं ये समझूं कि कुछ हिस्सा, जिस तरह आपने एक फिगर भी शेयर की है, इन्हें वो कुछ हिस्सा उन लोगों का जो कि हॉस्पिटलाइज रहे, ज़्यादा बीमार रहे, वो मेमोरी लॉस भी उनका हुआ। जी हाँ, मेमोरी लॉस भी होता है। पाकिस्तान में केसेस सर सिग्निफिकेंट हैं? देखें, बिल्कुल हैं, और ज़्यादातर ये रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन यूजुअली पेशेंट्स को खुद समझ में नहीं आता कि हम इनको किस तरह से लें, परसीव किस तरह से करें। तो वो ज़्यादातर फिर उसको एक डिप्रेशन के तौर पे लेते हैं और उस सिम्टम्स के साथ हमारे पास आते हैं। जैसे किसी को भी कोविड हो गया, वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन है, उस क्वारंटीन के दौरान जिस डिप्रेशन में वो गया, ये उसकी वजह होती है कि आपके दिमाग पर असर रहता है? डिप्रेशन बेसिकली इम्यूनो सप्रेसेंट है, वो जो इम्यूनिटी है उसको कम कर देता है, तो डेफिनेटली वो भी बंदे को उस तरह से इफ़ेक्ट करती है। लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं ज़्यादातर उनमें आते हैं जो सिवियर डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़ से गुजरते हैं। हम यूँ समझें सर कि कुछ लोग जिनको ये वायरस जब अटैक करता है तो इनिशियली तो ज़ाहिर है उनके वही सिम्टम्स होते हैं जो नॉर्मली कोविड-19 के, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करना, सांस लेने की दुश्वारी, लंग्स आपके मुतासर होते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा वो इफेक्ट करता है कि उसके बाद वायरस इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाता है आपके जिस्म में दाखिल होने के बाद कि फिर वो बाकी ऑर्गन्स से इफेक्ट कर रहा है, वो ब्रेन को भी इफेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, दैट इज द रीज़न कि वो फिर आपके सारे जो मसाइल हैं वो शुरू हो रहे हैं। ना सिर्फ वो ब्रेन को इफेक्ट करता है, कार्डियक को इफेक्ट करता है, रीनल को करता है, हमारे GIT सिस्टम को करता है। अब तो इनके वेरिएंट्स भी आ गए हैं, जिसमें B1117 है और B1351। अब बस ये जिसकी वजह से हमारा ये PCL वगैरह ये सब कैंसिल हो गए, तो ये वेरिएंट अब इनके आ गए हैं। लेकिन डेफिनेटली वैक्सीन्स हैं और वैक्सीन्स उस बचाव के लिए हैं, और अब मेरा ख्याल है आज से या कल से आम पब्लिक के लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रही है। सिंध में बिल्कुल अभी स्टार्ट, जी बिल्कुल 1-2 दिनों में अब स्टार्ट पब्लिक के लिए भी स्टार्ट 18+ को वैक्सीनेशंस, मतलब पहले तो ओल्ड एज में करेंगे, वो तो हो रही है। हाँ, अब जो है आम आवाम के लिए भी ओपन। अच्छा, ये भी हो रहा है, क्योंकि इससे मुताल्लिक़ सिंध हुकूमत ने कहा ज़रूर था कि प्लान हो रहा है, लेकिन चूंकि कुछ देर पहले हम बात करते कि लेट्स सी शायद नहीं अभी स्टार्ट हो रहा है। अच्छा सर, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। क्या मैं इस दुरुस्त समझ रहा हूँ कि वो अफराद जो कोरोना से मुतासर होते हैं और वो ये समझते हैं कि हम घर में अपना इलाज कर लेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ नहीं जाते, या मैं ये समझूँ कि अगर वो चले भी जाते हैं तो डिले से जाते हैं, ट्रीटमेंट डिले से होता है, सिम्टम्स को ईजी ले रहे होते हैं, डिले से चीज़ें चल रही होती हैं, और जब प्रोलॉन्ग हो जाता है ये सारा सिस्टम, उसकी वजह से ताकतवर होता है ये वायरस और फिर आपको ये ब्रेन फॉग का सिम्टम है। जी हाँ, देखें, जिनको भी इस तरह के कोविड से जिनका होता है, इफेक्ट होते हैं लंग्स वगैरह, सबसे पहले तो उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, टाइमली होना चाहिए। बिल्कुल टाइमली होना चाहिए, बिकॉज एक बार जो डैमेज हो गया इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ये ब्रेन फॉग सिम्टम जो है सर, ये ट्रीटेबल होता है? इसमें देखिए अगेन मेडिकेशन, स्टेरॉइड्स वगैरह तो लेने होते हैं ना। अच्छा, जी हाँ, और जैसे उनको लंग्स का भी इशू है तो उसकी भी तो मेडिकेशन है। डेफिनेटली आई विल नॉट डिफाइन हियर, बट मेडिकेशन तो उनको सिम्टोमेटिकली। लेकिन बहुत से अफराद जो इस वक्त शायद आपकी गुफ्तगू सुन रहे होंगे, वो लोग जो कि कोरोना से रिकवर होकर आए और एक लंबी अलालत के बाद आए, और अगर उन्हें ये महसूस होता है कि शायद ब्रेन फॉग सिम्टम उनका है, तो अलामत क्या है? मेमोरी लॉस है, फोकस ना करना, क्या क्या इसकी अलामत होती हैं? एक्चुअली उनमें एक तो मेमोरी का इशू होगा, थकावट बहुत ज़्यादा होगी, कॉग्निटिव फंक्शन उनका कम होगा, वो सोचने और समझने की या फैसला करने की जो उनकी काबिलियत है वो कम होगी, कंफ्यूज्ड रहेंगे ज़्यादातर। अच्छा। जी हाँ, तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा जो है वो डिप्रेसिव उसमें ले लेते हैं, लेकिन ज़रूर एक प्रोफेशनल सपोर्ट के साथ, फैमिली सपोर्ट के साथ दे कैन इम्प्रूव। यानी इसमें भी फैमिली की सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। वो सपोर्ट क्या है? आई मीन उनको बाहर लेकर जाना, उनका ध्यान उनसे बात करना और उनको एक उम्मीद
ताकीद देना और साथ में जो है जो सिम्टोमेटिक मेडिकेशन है वो इसके लिए लेना बहुत ज़रूरी है। और ये हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि इसके सिम्टम्स ये हैं कि आप भूल जाते हैं चीज़ें या फिर आपकी मेमोरी कमजोर हाँ, है, या फिर आपको कंफ्यूजन और फैसले लेने में आपको डिफिकल्टी होती है, ये मोस्ट कॉमन इसमें आते हैं और ये रास्ता बनता है डिप्रेशन की तरफ जाने। जी हाँ, बिल्कुल। ट्रीट ना करें जिंदगी भर इसके साथ रहना पड़ेगा? वैसे तो यहाँ पे यूजुअली ट्रीट हो गए हैं विद टाइम। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा जो पाकिस्तान का तबका है वो काफ़ी ब्रेव है और वो उन चीज़ों से निकल आता है, लेकिन अगर ना ट्रीट किया गया तो इसमें ये होता है कि माइलिन शीथ होती है, यूजुअली वायरस उस पर अटैक करता है, तो वो अगर माइलिन शीथ एक कवर होता है नर्व्स के ऊपर, तो उसको अगर परमानेंट डैमेज हो गया तो डेफिनेटली इफेक्ट बुरा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह के सिम्टम्स आए तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको इस चीज़ का लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं कि अच्छा कोविड से आप गुजर गए, हम जरा ताकत शाकत बनाने के लिए ये चीज़ें खाएं, वो चीज़ें खाएं, ये भी रिकवर कर देता है आपके इस बीमारी को? देखें, जो गुजर गया उसकी इम्यूनिटी वैसे ही इंक्रीज हो जाती है और साथ में जो गुजर गए हैं उनको वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। वो क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। तो बाकी ये है कि जो चीज़ें ली जाती हैं उसमें विटामिन सी और इस तरह की चीज़ें हैं वो बिल्कुल लेनी चाहिए। जो शख्स कोरोना से रिकवर हो गया, जो भी रिकवर हो गया, उसकी इम्यूनिटी बढ़ गई है? जी हाँ, वो कंपैरेटिवली नहीं, कंपैरेटिवली जो जिसको नहीं हुआ उसके मुकाबले में अगर है तो वो बेहतर इम्यूनिटी है उसकी। बट अगेन ही शुड गो फॉर द वैक्सीनेशन इवन देन, वो जो इम्यूनिटी उसे मिली है वो कुछ वक्त के लिए और उसके बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसी कोई भी अलामत है जो कि आपको लग रहा है कोरोना ठीक होने के बावजूद आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपको एक तो फैमिली हेल्प के साथ साथ एक प्रोफेशनल हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आपने इसको एक्सप्लेन किया। ब्रेन फॉग एक लॉन्ग टर्म सिम्टम तस्वुर किया जा रहा है कोविड-19 का और दुनिया भर में इसके केसेस मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में है, पाकिस्तान में भी हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद जो कोरोना से रिकवर हुए हैं अब आप फोकस नहीं कर पा रहे, कुछ चीज़ें भूल रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी कि ब्रेन फॉग सिम्टम हो तो आपको उसको ट्रीट करना। बहुत सारे लोग ऐसे भी जिन्हें कोरोना नहीं भी होता है फिर भी उनके साथ ये मसला होता है जनाब, कोरोना के बगैर ब्रेन फॉग उनको कुछ भी याद नहीं रहता। तो जनाब आप याद रखिएगा कि कल हम आपसे मुलाकात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें और कोरोना SOPs को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।